हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक 3। इससे पहले हमने M4 की ही सीरीज़ में स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 और स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2 को कवर करा हुआ है। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट है उसी सीरीज़ में, इसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक 3 में सबसे पहला जो टर्म है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन यूनिवर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली अब इसमें पूरे बुक से रेफरेंस लेते हुए हम इसको कवर करेंगे। बुक जो मैंने इसमें रेफरेंस में लिया है वो है NP वाली। ठीक है, ये आपको लाइब्रेरीज़ में आपके जो है स्टोर्स पे, बुक स्टोर्स पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, या ऑनलाइन जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स को अगर हम समझें तो एक एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जो किसकी मतलब अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कुछ कलेक्शन, उनके ऊपर अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, उसी को हमने पॉपुलेशन कहा या हमने उसे यूनिवर्स कहा। तो पॉपुलेशन यूनिवर्स बेसिकली एक ही क्वांटिटी है, उसी को हमने एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा। जो एनिमेट है, इनएनिमेट है, बेसिकली कुछ भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। बेसिकली क्या हो गया हमारे, उन्होंने पॉपुलेशन या यूनिवर्स कह दिया। क्लियर हो गया। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर हमने लिया तो उसे कहते हैं हमने फाइनाइट यूनिवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल द यूनिवर्स ऑफ द वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या हो गया, वो पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स के वेट हो गए। क्लियर है। एंड यूनिवर्स विद द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इज नोन एज इनफाइनाइट यूनिवर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होगा, जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्स ऑफ प्रेशर्स एट वेरियस पॉइंट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी पॉइंट एटमॉस्फेयर में। क्लियर है, तो इस तरीके से तो अब हमारा यूनिवर्स हमारे हिसाब से डिफाइन है। हमने क्लास को डिफाइन करा तो हमारे लिए वही यूनिवर्स हो गया। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो है वो उसमें इंडिविजुअल को लिया, उसके ऊपर स्टडी करी और उसको हमने क्या कह दिया, यूनिवर्स बोल दिया। ठीक है, तो फाइनाइट यूनिवर्स हो गया वो। क्लियर है, इतना पता होना चाहिए आपको पॉपुलेशन यूनिवर्स के बारे में। बाकी नेक्स्ट आता है इसके बाद सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो एक फाइनाइट सबसेट अगर आपने यूनिवर्स का ले लिया ठीक है, अगर आपने एक फाइनाइट सबसेट ले लिया किसी यूनिवर्स का या पॉपुलेशन का, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सैंपल बोल देते हैं। और सैंपल अब इससे क्या दिखा रहा है कि सैंपल हमारा क्या हुआ, एक सबसेट हुआ किसका, यूनिवर्स का। और अगर वो सबसेट है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल पोर्शन तो होगा यूनिवर्स का, कॉमन सेंस वाली बात है, वही इन्होंने लिख दी है। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। अब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आपने उस सैंपल में लिया यूनिवर्स से, उसे हमने कह दिया सैंपल साइज। और इस प्रोसेस को जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं उन सैंपल्स को उस यूनिवर्स से, उसे हमने क्या कह दिया, सैम्पलिंग। तो तीन टर्म आपको पता लग गई, पहला सैंपल, दैट इज फाइनाइट सबसेट ऑफ यूनिवर्स। और अगर हमने उस सैंपल में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उन्हें हमने इनके टोटल क्या कह दिया, सैंपल साइज कह दिया। और क्या कह दिया कि अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं उन सैंपल्स को, उसे हमने कह दिया सैम्पलिंग। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास सैम्पलिंग की दो मेथोलॉजी होती है हमारे पास। पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, तो आपको दो नंबर में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एग्जाम में आता है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हैं या EKT यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो इन सब में आपको दो नंबर में ये पता होना चाहिए। तो इसके साथ में जो आपको PDF शेयर कर दूंगा, पूरे जो किताब की जो हमारे नोट्स का पोर्शन है, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बस पढ़ेंगे, आप एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस मेन जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब सीधे बढ़ते हैं इसके पहले टेस्ट की तरफ, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए, एक पार्ट जो मुझे इसमें दिखाना है वो ये है कि आपको पैरामीटर्स पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स से सैम्पलिंग में। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं सैंपल के लिए बात करूँ और पॉपुलेशन के लिए बात करूँ, दोनों के लिए अलग अलग जो है हमारे नोटेशंस इस्तेमाल होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहला अगर मैं देख लूँ साइज़ के लिए, तो साइज़ सैंपल के लिए स्मॉल एन से और पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन को एक्स बार से और पॉपुलेशन के लिए म्यू से। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन को इधर कैपिटल एस से उधर सिग्मा से। प्रोपोर्शन पी मेन जो है वो यही है कि आपको मीन पता होना चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन पता होना चाहिए, और लास्ट में वेरिएंस को इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस स्क्वायर से और इसको इधर सिग्मा स्क्वायर से। क्लियर हो गया, एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, और बाकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को यहाँ से R से और वैसे रो से, प्रोपोर्शन को यहाँ P से और यहाँ पे कैपिटल P से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी स्टैंडर्ड एरर एक और टॉपिक देख लो, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ही हमने क्या कह दिया, स्टैंडर्ड एरर कह दिया। तो जो भी हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन आती है किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, वही हमारी क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड एरर होती है। स्टैंडर्ड एरर जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लार्ज सैम्पल थ्योरी, और ये बेस करती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, तो हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम समझते हैं टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सबसे पहले स्टेप 1, किसी भी टेस्ट हाइपोथेसिस को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हाइपोथेसिस आपको माननी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली जो हाइपोथेसिस होती है वो होती है नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि फॉर अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वी फर्स्ट सेट अप अ हाइपोथेसिस व्हिच इज डेफिनाइट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। तो पहली हाइपोथेसिस हमारी होती है नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली ये सेट करती है कि a hypothesis which is test under assumption, so it is basically what, it is basically a hypothesis which is test under the assumption that is true and it is called a null hypothesis. तो basically अगर हम कहें तो null hypothesis क्या है, null hypothesis is a hypothesis which is tested under the assumption that is true, which is called a null hypothesis. ठीक है, जो ट्रू है उसे हमने क्या कह दिया, नल हाइपोथेसिस। और जो भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस हुई नल हाइपोथेसिस के, उसको हमने कह दिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो अगर मैंने कहा कि एवरेज हाइट स्टूडेंट्स की क्या है, 167 सेंटीमीटर है क्लास में, तो हमने क्या कहा, हमने कहा म्यू इक्वल्स टू 166 सेंटीमीटर। तो H0 हमने मान लिया म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इक्वल्स टू 166 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बोल दूँ H1, तो H1 क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 166 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब नॉट इक्वल टू लग गई कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पहला होता है टू टेल, दूसरा होता है राइट टेल या लेफ्ट टेल टेस्ट।
ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जब नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन हो तो बेसिकली हमारा होता है टू टेल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जब H1 इक्वल टू म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट हो तो इसे हम बोलते हैं राइट टेल्ड। इसको क्या बोलते हैं? राइट टेल्ड अल्टरनेटिव या सिंगल टेल्ड। बेसिकली सिंगल टेल्ड लिखा होता है ज़्यादातर बुक्स में, ठीक है। और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट का मतलब वो लेफ्ट टेल्ड है या सिंगल टेल्ड है। बेसिकली सिंगल टेल्ड तो बोलेंगे ही, और इसमें डबल टेल्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात बस आपको पता होनी चाहिए। अब सीधे जब क्वेश्चंस पे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो भी हमारा ठीक है। तो अब देखते हैं स्टेप 3 दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएट फॉलिंग इन द क्रिटिकल रीजन is known as level of significance. The region corresponding to the statistic t in the sample space S which amounts to the rejection of null hypothesis को हमने क्रिटिकल रीजन कह दिया। तो जिस रीजन में हमारी जो H0 एक्सेप्ट नहीं हुई उसने क्या कह दिया? क्रिटिकल रीजन कह दिया, ठीक है। और उसी क्रिटिकल रीजन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू जो वेरिएट की फॉल कर रही है उसे हमने क्या कह दिया? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कोई भी एक वैल्यू जो होती है वो हमारी किसी भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकता है, जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम मान के चलते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे कैसे करने हैं क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग अलग हिसाब से लगती हैं। अब जैसे कि हमारे पास है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा टेस्ट। इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हैं, वो सब हम देखेंगे। काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ये सब इसमें टेस्ट होते हैं, वो सब हम बताएंगे आपको। बाकी अब स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला इसमें एक और टॉपिक देख लीजिए, एरर्स इन सैम्पलिंग। इसके ऊपर 2 मार्क्स में कई बार एक में शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। तो मेन एम ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी इज टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, ठीक है। कुछ वैलिड कंक्लूजन्स निकालना। इन डूइंग दिस वी में कमेंट द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एरर। हम इसमें 2 टाइप की एरर कर सकते हैं। क्या? तो पहली टाइप 1 की एरर होती है जो कि जब H0 ट्रू है तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, वी में रिजेक्टेड, ठीक है। पी रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू, और ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इसको हमने क्या कह दिया? दिस इज अ टाइप 1 एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टाइप 1 एरर, आल्सो रिफर टू द प्रोड्यूसर रिस्क। ये हमारी क्या हुई? ये प्रोड्यूसर के रिस्क की प्रॉब्लम होती है। और टाइप 2 एरर कौन सी हो गई? कंज्यूमर की रिस्क की प्रॉब्लम होगी, जिसमें हमने कहा H0 रॉन्ग है तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 2 टाइप की एरर जो हमारी एरर्स इन सैम्पलिंग आती हैं, और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। अब सीधे स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है। और इसी जितने भी टेस्ट हैं अगर आप बिल्कुल देखते रहेंगे वीडियो को आराम से कंसिस्टेंसी से तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द लार्ज सैम्पल्स में अगर हम बात करें तो कोई भी अगर सैंपल जिसका साइज ग्रेटर देन 30 है उसमें हम लगाते हैं जेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? जेड टेस्ट। क्लियर हो गया? तो जिसका साइज ग्रेटर देन 30 है उसमें हम लगाते हैं जेड टेस्ट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जेड टेस्ट को भी हमारे पास अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला होता है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द सिंगल प्रोपोर्शन, फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, फॉर सिंगल मीन, फॉर डिफरेंस ऑफ मीन एंड फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। पहला है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द सिंगल प्रोपोर्शन। अब इसके हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पी होता है वो बेसिकली हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिखा रहा होता है। बस इतना ध्यान रखो। अब सीधे इसके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाकी इसमें कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास, कॉन्फिडेंस लिमिट, फिडुशियल लिमिट, वो सब अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइन वाज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड हैड टर्न 216 टाइम्स, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। अब टॉस कॉइन को कितनी बार टॉस करा गया? 400 बार करा गया। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें हमारे पास सैंपल कितने हैं? 30 से ज़्यादा हैं। 30 से ज़्यादा है तो कौन सा टेस्ट लगेगा? जेड टेस्ट। पहली चीज़ कन्फर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जेड टेस्ट लगेगा। अब ये हमारा है टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोपोर्शन फॉर द सिंगल प्रोपोर्शन, ठीक है। टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन का है। तो अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं 400 बार तो उसमें से हमारा 216 टाइम्स हेड आ रहा है। तो हमने क्या कहा? नल हाइपोथेसिस, सबसे पहला पार्ट। और ये जितने भी स्टेप्स बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन रहेंगे। जो जो बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में उसको बिल्कुल फोकस से सुनते रहिए, वैसे वैसे लिखते जाएंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नल हाइपोथेसिस। इसमें हम सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस हेडिंग डालते हैं और कोलन H0 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन बुक में नहीं भी दिया हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि पहला स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस का रहता है और लिखते हैं आप H0। अब क्या लेके चलते हैं? इसमें देखो कॉइन कैसा है? अनबायस्ड। हमें ये तो करना है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। तो आपने ले लिया द कॉइन इज अनबायस्ड। अनबायस्ड है तो इसका मतलब कैपिटल पी क्या हो गया? अब मैंने बताया था कैपिटल पी क्या है? पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को दिखा रहा है। तो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी कि भाई हमें क्या करना है? कॉइन अनबायस्ड है, मतलब बायस्ड का मतलब क्या होगा कि वो किसी एक तरफ ज़्यादा वो हो रहा है, बट नहीं होगा तो क्या होगा? हाफ प्रोबेबिलिटी हेड की है, हाफ प्रोबेबिलिटी टेल की है। तो पी कैपिटल पी कितना आ गया? 0.5। तो अब मैंने बताया कि जो H0 होता है उसका उल्टा क्या लेते हैं हम? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब नल हाइपोथेसिस आया तो अपने आप पिक्चर में क्या आ जाएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसमें आप H1 क्या लेके चलेंगे कि द कॉइन इज बायस्ड। और कॉइन बायस्ड है मतलब पी नॉट इक्वल टू 0.5 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता पी ग्रेटर देन 0.5 या पी लेस देन 0.5। भाई समझ में आ गया ना कि कॉइन या तो बायस्ड होगा या अनबायस्ड होगा। ऐसा तो नहीं होता ना, इज ग्रेटर देन बायस्ड, इज लेस देन बायस्ड, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इज बायस्ड या इज अनबायस्ड, तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी हमारी अल्टरनेटिव। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? ये हमारा हो गया टू टेल्ड टेस्ट। अब ये टू टेल्ड टेस्ट से ये क्यों लिखना पड़ रहा है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि ये इसका भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हमने कहा स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 400। x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी है? 216। तो जब हमने स्मॉल p निकाला दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैंपल दैट इज कैपिटल X अपॉन n। तो कैपिटल X कितना है? 216 डिवाइड बाय 400। तो ये हमारे पास आया स्मॉल p। अब कैपिटल P हमें दिया हुआ है इतना। अब कैपिटल P दिया हुआ है तो Q
दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी से, तो 1 माइनस पी से हमने क्यू निकाल लिया। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं इसका बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, टू टेल्ड टेस्ट, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो आप उसमें 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान के चलेंगे, दिया हुआ है तो इट इज़ गुड, नहीं दिया है तो 5% मान लीजिएगा। क्लियर हो गया, जिसे हम क्या पढ़ेंगे 0.05। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू होटल टेस्ट के बाद ये भी लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5%। क्लियर है, इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, हम पहले ही लिख देते हैं ये सब डेटा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे गए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला जो होता है फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन दैट इज z इक्वल्स टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन में अंडर रूट ऑफ pq बाय n। अब स्मॉल p हमने निकाल लिया, कैपिटल P हमें पता है, अंडर रूट p की वैल्यू पता है कैपिटल P की, और कैपिटल Q की भी पता है। डिवाइड करेंगे किससे, n से, n की वैल्यू भी पता है। अब जब निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा लास्ट में आंसर का मॉड ले लिया जाता है, लास्ट में आंसर का मॉड ले लिया जाता है। जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ पहले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, बताते बताते आपको खुद याद हो जाएगा कि इतनी बार जब मैं बोल चुका हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। z की वैल्यू जो भी आएगी, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, कुछ भी आए, आपको लास्ट में उसका मॉड ले लेना है। तो इसलिए जो भी आंसर आया वो हमारा 1.6 आ गया, ठीक है। वैसे भी 0.54 में से 0.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.04 बचेगा। तो वैसे तो पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, बट अगर आती तो आप इसका मॉड ले लेते, तो 1.6 आ गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या आया, अब कंक्लूजन इसमें लिखते हैं, लास्ट हेडिंग जो होती है वो कंक्लूजन की होती है। कंक्लूजन अब इसमें क्या होता है, हमारी जो H0 होती है वो एक्सेप्ट होती है या H0 जो हमारी वो रिजेक्ट होती है। तो H0 एक्सेप्ट कब होती है, अब वो कंडीशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। H0 विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड when the calculated value is less than the tabulated value। क्या बोला मैंने बोला कि when the calculated value is less than the tabulated value then the H0 will be accepted, H0 accept हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो अगर H0 accept हो रही है तो हम पहले H0 accept हो रही है मतलब कॉइन कैसा है, अनबायस्ड है, यही तो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी थी, तो हमारी टेस्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए Z की वैल्यू कितनी है, 1.6, Z की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6, ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आप सफिक्स में लिखते हो ZCAL, ZCAL इज लेस देन Z टेबुलेटेड। अब ये मैंने कैसे निकाला 1.96, ये बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे Z अल्फा वेयर Z इज लेस देन Z अल्फा, Z अल्फा कुछ नहीं है, बेसिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू जो मैंने ऊपर बताया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, वो आप लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे बेसिकली अगर आप लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं Z कैलकुलेटेड इज लेस देन Z टेबुलेटेड, ठीक है, Z कैलकुलेटेड इज लेस देन Z टेबुलेटेड। क्लियर है। अब ये Z टेबुलेटेड की वैल्यू कहाँ से आई, तो अब आपको ये याद कर लेना है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है कि टू टेल्ड टेस्ट के लिए 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 2.58 होती है, राइट टेल्ड के लिए 2.33, लेफ्ट टेल्ड के लिए -2.33। क्लियर है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जनरली 5% का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो 5% वाले डेटा याद रखना, इस दोनों की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। तो Z अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, बेसिकली टू टेल्ड Z अल्फा मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कितनी है 1.96 टू टेल्ड टेस्ट में, ध्यान रखना। राइट टेल्ड में 1.6 और लेफ्ट टेल्ड में -1.645। क्लियर है। 10% के लिए ये वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो ये बस बेसिकली आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या था, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, और कौन सा टेस्ट था, टू टेल्ड टेस्ट था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टू टेल्ड टेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 1.96। अब क्या ले लिया हमने 1.96, तो हमारी छोटी आ गई, हेंस वी एक्सेप्ट H0। मैंने क्या बताया, एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को अगर Z कैलकुलेटेड लेस देन है Z टेबुलेटेड, Z कैलकुलेटेड लेस देन Z टेबुलेटेड, सो वी एक्सेप्ट द H0 एंड कंक्लूड दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट एक चीज़ और समझिए, जहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, पहले चीज़ आपने यहाँ पे टू टेल्ड टेस्ट नहीं लिखा होता, आपने यहाँ पे लिख दिया होता है सिंगल टेल टेस्ट, ठीक है। आपने क्या लिखा होता है, सिंगल टेस्ट, दैट मीन्स हमने जो P माना है वो ग्रेटर देन 0.5 या लेस देन 0.5 आप ऐसे लिख देते। तब क्या होता, तब आप यहाँ पे जो वैल्यू लगाते हैं वो 1.645 लगाते हैं। अब आप सोचते हैं 1.6 से जो 1.6 इज लेस देन 1.645, क्योंकि डिफरेंस कितने का 0.045 का है ना, प्लस का। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, तो आप लिख देते हाँ तब भी ठीक है, H0 एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, आपका कंक्लूजन सही था, बट आपने क्या लिखा था, सिंगल टेल टेस्ट, तो वहाँ पे वो गलती हो सकती, तो वहाँ पे वो नंबर आपके काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी टेस्ट है उस हिसाब से आप उसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ आपको Z टेस्ट में ही याद करनी है, और किसी भी टेस्ट में वैल्यू याद नहीं करनी है इसमें, क्योंकि टेबल नहीं मिलती है या बेसिकली कभी कभी वो हटा देता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए आपको ये पता होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन में टेबल से वैल्यू या तो आपको निकालने के लिए दी होती है, क्वेश्चन में ही मैंशन होती है, अदरवाइज वो आपको टेबल देते हैं। क्लियर है। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अब इसका। A machine is producing bolts of which a certain fraction is defective. A random sample of 400 is taken from a large batch and is found to contain 30 defective bolts. Does this indicate that the proportion of defective is larger than that claim by the manufacturer? अब ये क्या हो गया, हमारा सैंपल लार्ज हो गया, ग्रेटर देन 30 हो गया, तो Z टेस्ट लगेगा। सैंपल ऑफ 400, ठीक है। अब कैसे पता लगा, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन पे है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, डज दिस इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज लार्जर देन द क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, प्रोपोर्शन का सवाल है। बट द मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट ओनली 5% ऑफ प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव, हैंस फाइंड द 25% कॉन्फिडेंस लिमिट। अब ये क्या होती है, इसके बारे में भी बताते हैं आपको।
तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस H0 जो है तो हमारा मैन्युफैक्चरर क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो हमने कहा कैपिटल P इक्वल्स टू 5/100। भाई हमने क्या बोला कि हमने H0 के लिए लेना है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया, हमें ये टेस्ट करना है, डज दिस इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज लार्जर देन दैट क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, बट द मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट ओनली 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो हमने मान लिया ठीक है उसका क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो द मैन्युफैक्चरर क्लेम इज एक्सेप्टेड। तो हमने कहा कैपिटल P इक्वल टू 5/100 दैट इज 0.5, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 - P। क्लियर है, तो Q की वैल्यू आ गई। अब आपने लिखा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो मैंने बताया जो स्टेप चल रहे हैं वही चलेंगे। H0 लिखा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा। अब P की वैल्यू क्या हो सकती है, उसने क्या कहा, मैं क्लेम दैट ओनली 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव। तो ओनली 5% का मतलब है कि 5% ही होंगे, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 मैक्सिमम 5 होंगे, 5 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा नल का, कि ज़्यादा हो जाए 0.5 से, तो दैट इज P ग्रेटर देन 0.5। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, राइट टेल टेस्ट। मैंने आपको बताया P इज ग्रेटर देन 0.5 दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन μ0, तो हम क्या कहते थे, राइट टेल टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, राइट टेल टेस्ट या बोल दूँ सिंगल टेल टेस्ट, बेसिकली आप सिंगल टेल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आई, ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन सैंपल की 30/400, क्योंकि 30 क्या है हमारे पास, डिफेक्टिव वोल्ट डिवाइड बाय टोटल वोल्ट्स दैट इज 400, तो ये आ गया 0.075। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऊपर मेंशन कर देना कितना है, 0.5 लेवल ऑफ 0.05 दैट इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो H0 पे जब हमने टेस्ट करा स्टैटिस्टिक को तो हमारे पास वैल्यू आई 2.2941, मॉड लेके आंसर दिया गया। अब मॉड लिया नहीं लिया बात एक ही है, 2.2941 आ गया। 2.2941 इज ग्रेटर देन 1.645, तो Z कैलकुलेटेड कितनी आई, बड़ी आई Z टैबुलेटेड से। सो H0 इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, एंड सो दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज लार्जर देन, मतलब मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमने क्या बताया था, H0 कब रिजेक्ट होता है, जब Z कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी होती है Z टैबुलेटेड से, या ऐसे बोलें कि H0 एक्सेप्ट कब होता है कि Z कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी होती है Z टैबुलेटेड से। क्लियर है, तो यहाँ पे H0 जो रिजेक्ट हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरर का क्लेम गलत है, प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव जो है वो लार्जर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पे हमारी जो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पे प्रोपोर्शन निकालिए। ठीक है, फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव वोल्ट्स इन अ बैच। तो इसके लिए फॉर्मुला होता है कैपिटल P प्लस माइनस Z अल्फा अंडर रूट PQ/N। ये ध्यान रखना है आपको, फॉर्मुला पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट का दैट इज 0.05, यहाँ पे आपने रख दिया, प्लस Z अल्फा 1.96। ठीक है, अंडर रूट में देखिए, अंडर रूट में जब आप मूव करेंगे, अब देखो यहाँ पे Z अल्फा की वैल्यू 1.96 रखी गई, क्योंकि यहाँ पे हम उसके टू टेल टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, जब हम उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट निकालेंगे तो 1.96 अंडर रूट ऑफ 0.05 इंटू 0.95 डिवाइड बाई 400, जो आंसर आएगा वो 0.5 प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें इस क्वांटिटी को ऐड करके लिखो तो ये नंबर आएगा, और जब माइनस करके लिखोगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो हेंस द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव वोल्ट्स कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब ये पहला टॉपिक था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा, आगे के टॉपिक्स में और कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, दो सैंपल होते हैं हमारे पास x1 x2, जिनके साइज n1 और n2 दिए होते हैं। अब जैसे अभी तो हमारे पास एक सैंपल था, उसमें कुछ प्रोपोर्शन का चल रहा था, बट अब हमारे पास दो सैंपल आएंगे जिनके साइज दिए होंगे, जिनका प्रोपोर्शन दिया होगा, और आपको z से कैलकुलेट करना होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये फॉर्मुला ध्यान रख लीजिएगा, ये फॉर्मुले की अब जरूरत पड़ेगी। Now before an increase in excise duty on the tea, 800 people out of the 1000% were found to be tea drinker। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है 800, और दूसरा हमारे पास N2 कितना दिया हुआ है, आफ्टर इंक्रीज इन द ड्यूटी। हाँ ठीक है, अब देखिए समझिए, N1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 दी हुई है, ये मिस प्रिंटिंग की किताब में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर है, एंड आफ्टर इंक्रीज इन द ड्यूटी 800% वर नोन टू बी टी ड्रिंकर इन सैंपल ऑफ 1200 पीपल। तो हमारे पास टोटल 1200 पीपल थे, उसमें से 800% कौन से थे, जो हमारे टी ड्रिंकर्स थे। ठीक है, आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी। ठीक है, डू यू थिंक दैट देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी आफ्टर द इंक्रीज। क्या आप सोचते हैं कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज था, तो हमने क्या कहा, हमने पहले N1 लिखा, N2 लिखा, P1। आप नल हाइपोथेसिस से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करा होता तो आप लिखते P1 इक्वल टू P2 देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि हमने उसकी हाइपोथेसिस को यह बताना है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो हमने कहा नहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। भाई क्लियर है, क्योंकि क्या बोला हमने, बोला कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज मतलब जो P2 होगी वो छोटी होगी, बाद की वैल्यू छोटी होगी ना, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो कंजम्पशन घटा, दैट इज P2 इज लेस देन P1। क्या ऐसे बोलो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। तो कौन सा टेस्ट लगेगा, राइट टेल टेस्ट लगेगा। P1 इक्वल टू P2, और Z टेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि सैंपल बड़ा है हमारा, ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, इसलिए P1 P2 नल हाइपोथेसिस क्लियर हो गया, H1 क्लियर हो गया। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाएंगे तो Z इक्वल टू P1 माइनस P2 अंडर रूट ऑफ ये वाला फॉर्मुला लगाएंगे। अब P1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो दैट इज कैपिटल X1 अपॉन N1, दैट इज 800/1000 की प्रोबेबिलिटी P1 की कितनी है, पहले प्रोबेबिलिटी बाद में कितनी थी, 800/1200, P1 P2 आ गया। अब कैपिटल P आपको पता है कैसे निकालना है, P1 N1 प्लस P2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब P1 N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, X1 के बराबर, भाई P1 इंटू N1 करेंगे तो X1 के बराबर आएगा, तो X1 की वैल्यू रख दी। P2 इंटू N2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगी, X2 के बराबर, तो वही मैंने X2 के बराबर रख दी, डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो बेसिकली ये फॉर्मुला भी आप याद रखें। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आई कि X1 प्लस X2 अपॉन में N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 800 प्लस 800
डिवाइड बाय 1000 प्लस 1200, तो आंसर कितना आ गया 808/11, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी से आ गया 3/11। अब आगे बढ़े, अब इसमें जब पुट करा तो आंसर आया 6.842, और हमें पता है कि z कैलकुलेटेड वैल्यू 1.645 होती है फॉर द राइट टेल्ड टेस्ट, जो हमारी एंड ऑल्सो z इज ग्रेटर देन 2.33, वो द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ z एंड 5, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली आप इसमें ये मान के चलो कि आपको जब सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ है तो 5% मान के चलते हैं, तो 5% पे वैल्यू कितनी होती है 1.645। सो हम क्या कहेंगे 1.645, ये जो है क्वांटिटी बड़ी है, z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टैबुलेटेड, तो हम क्या कहेंगे कि द आंसर दैट इज एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट कैसी होगी, रिजेक्ट हो गई। देयर इज एन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, जो हमने मान के चला कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं है वो है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द टी ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सरसाइज ड्यू। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें लिखते हैं कि z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टैबुलेटेड, तो उसमें हमेशा मॉड जरूर लगाना, इसमें हमेशा क्या लगाएंगे आप, मॉड जरूर लगाना, जिससे क्या दिखा रहा है कि हमने जो वैल्यू कंपैरिजन है वो हमने मॉड का कंपैरिजन करा है, ठीक है, हमने किसी और वैल्यू कंपैरिजन नहीं करा। क्लियर है, दैट इज नेसेसरी। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। अ मशीन प्रोड्यूस 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 500, आफ्टर ओवरहॉलिंग इट प्रोड्यूस 3 डिफेक्टिव इन अ बैच ऑफ 100। तो पहले 16 थी, बाद में 3 हो गई, तो इस तरीके से हमारा दो प्रोपोर्शन क्रिएट हो गए, n1 n2 दिया हुआ है। नल हाइपोथेसिस क्या मानना है कि मशीन जो है वो इंप्रूव, हैज़ द मशीन इंप्रूव्ड, तो हमने माना कि द मशीन हैज़ नॉट इंप्रूव ड्यू टू ओवरऑलिंग, P1 इक्वल टू P2, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मतलब कोई भी उसके डिफेक्टिव आर्टिकल्स की कमी नहीं आई, वो पहले भी उतनी कर रही थी, अब भी उतनी कर रही है। अल्टरनेटिव क्या हो गया कि बाद में जो है वो कम कर रही है, दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2। भाई क्लियर हो गया ना, पहले जो था P1 वो ज़्यादा एरर प्रोड्यूस कर रहा था, P2 अब बाद का डेटा है तो बाद में वो जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2, तो राइट टेल टेस्ट लग गया, तो कैपिटल P इक्वल्स टू P1 N1 प्लस P2 N2 अपन में N1 प्लस N2 से कैपिटल P निकालेंगे, Q आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा 0.104, जो वैल्यू छोटी है हमारी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, दैट इज 1.64। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास कि द कैलकुलेटेड वैल्यू z इज लेस देन 1.645 फॉर द राइट टेल टेस्ट के लिए, यही तो होती है वैल्यू, तो ये हमारी छोटी है, तो हमने क्या कह दिया z एच नॉट इज एक्सेप्टेड, दैट इज द मशीन हैज़ नॉट इंप्रूव ड्यू टू ओवरहॉलिंग, तो मशीन ने जो है वो इंप्रूव नहीं करा। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं द टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बदल गया, अभी तक प्रोपोर्शन वाला चल रहा था, अब है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि रैंडम सैंपल दिया हुआ है 900 मेंबर का, ठीक है, तो क्लियर है, जेड टेस्ट लगना है, हैज़ अ मीन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे मीन का आ गया, क्लियर है। कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन 3.2 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 सेंटीमीटर्स। अब इसमें क्या है, स्मॉल एन दिया हुआ 900, एक्स बार इज 3.4, म्यू इज 3.2, सिग्मा इज 2.3, क्लियर है। अब नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे, एच नॉट, एज्यूम दैट द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3। इसमें आप एच नॉट क्या मानेंगे कि सैंपल जो है वो एक लार्ज पॉपुलेशन से ड्रॉ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फॉर्म अ लार्ज पॉपुलेशन, क्या सैंपल लार्ज पॉपुलेशन से है, तो हमने क्या दिया कि ठीक है इज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और बेसिकली एच नॉट में हम और क्या लेते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बेसिकली ये वाले जो टर्म्स हैं वो बेसिकली चलते हैं, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि पिछले वाले सवाल में क्या था कि क्या आप ये रिगार्ड करेंगे मशीन इंप्रूव हुई, तो आप ये नहीं लिखेंगे मशीन इंप्रूव हुई, आप क्या लेके जाएंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब पहले भी जैसी थी परफॉर्मेंस वही अभी भी, बेसिकली यही चलता है एच नॉट में। H1 क्या हो जाएगा, तो अगर ये है तो अब पूछता है भाई मीन 3.2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है, तो अब ये नहीं होगी, तो हमने कहा म्यू नॉट इक्वल टू 3.2, ऐसे थोड़ी उसका है ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, तो ये हमारा टू टेस्ट लगेगा। अब एच नॉट के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √10, क्लियर है। तो यहाँ से जो फॉर्मूले से वैल्यू आई वो हमारे पास क्या है 0.261, दैट इज लेस देन 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लिखना पड़ेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो एच नॉट हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, दैट इज द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3। नाउ द मीन वेट ऑफ द ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्ज फ्रॉम द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज 64 ग्राम्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन 3 ग्राम्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वेट डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 3 ग्राम्स, तो सिग्मा दिया है, म्यू दिया है, एन दिया है। अब देखिए टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन 67 ग्राम्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे दे दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये भी बोल दिया कि जो हमारा मीन वेट है पॉपुलेशन का वो 67 ग्राम्स है, दैट इज म्यू इक्वल टू 67, तो म्यू इक्वल टू 67 है, तो अब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इक्वल टू 67, तो टोटल टेस्ट लग गया, जेड की वैल्यू पुट करके निकाल लेना, आंसर क्या आ जाएगा एच नॉट इज यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि देखो अब ये यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू कितनी है -10, तो जेड का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 इज ग्रेटर देन 1.96। वैसे आप क्या सोचते हैं अगर आप मॉड नहीं लेते, आप कहते हैं -10 तो छोटा है 1.96 से, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए मॉड लिया गया था, ठीक है, ये इसलिए हम जो है मॉड लेते हैं यहाँ पे, तो इस मॉड का जो है ये इंपॉर्टेंस है, क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो पूछा जा रहा है, ऑल्सो सेट अप द 99% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब कॉन्फिडेंस लिमिट देखिए इसमें दोनों के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, 99% और 95% के लिए। तो आप देखें कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% कॉन्फिडेंस लिमिट आर ये होती है हमारी 95% की एक्स बार माइनस 1.96 या ऐसे बोलो प्लस माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन √10, और 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए रहती हैं एक्स बार माइनस 2.58 सिग्मा अपॉन √10, ठीक है, और एक्स बार प्लस 2.58 सिग्मा अपॉन, अब सबकी वैल्यू आपको दी हुई है, आपको पुट करके बस बेसिकली आपको इसकी कॉन्फिडेंस लिमिट या फिडुशियल लिमिट जो है वो निकाल लेनी है, क्लियर हो गया।
तो वही देखिए यहाँ पे हमसे 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए कहा गया है, बट ये कंफ्यूज मत है ना कि 99% कॉन्फिडेंस लिमिट दिया हुआ पीछे लिखा होता है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नहीं 99% लिखा हुआ है तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 95 लिखा हुआ है तो 1.96 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। क्लियर है, यहाँ से प्लस माइनस प्लस करके जो वैल्यू निकालेंगे वो पहले लिखेंगे, माइनस करके जो वैल्यू निकालेंगे कॉमा के बाद लिखेंगे, यही इसकी फिड्यूशियल लिमिट हो गई या कॉन्फिडेंस लिमिट हो गई। क्लियर है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू लार्ज सैम्पल्स। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि अगर x1 बार बी द मीन ऑफ द सैम्पल साइज n1 और μ1 वेरिएंस दिया हुआ है, x2 बार एक मीन है अलग सैंपल का। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा जो z निकलता है वो निकलता है x1। अब बेसिकली जो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपको हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉट नोन, तो सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक इस केस में ये लगती है। अदरवाइज अगर सिग्मा 1 इज़ नॉट नोन एंड सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, हम बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो मीन आ जाएंगे, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ मीन्स। तो एवरेज इनकम फॉर द पर्सन वॉज 210 था, तो ये x1 बार आ गया विद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ₹10 इन सैंपल ऑफ 100 पीपल इन सिटी। तो n1 की वैल्यू 100 है और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया 10, दैट इज s1 इक्वल टू 10। क्लियर हो गया। नाउ फॉर अनदर सैंपल ऑफ 150 पर्सन्स जेड टेस्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारी कैसी है, साइज कैसा है 100 पीपल का है। दूसरा कौन सा है, दूसरा भी साइज देखो 150% का ग्रेटर देन 30 हो रहा है, इसलिए जेड टेस्ट लग रहा है सब में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो x1 बार 210, x2 बार 220, s1 10 आ गया, s2 कितना आ गया 12। क्लियर है। अब देखो, अब नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस में बेसिकली यही लिया जाता जाता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ द लोकेलिटी। तो h1 क्या आ जाएगा, x1 बार इक्वल टू x2 बार। क्लियर है कि एवरेज इनकम में कोई भी फर्क नहीं है, तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि फर्क है, तो x1 बार नॉट इक्वल टू x2, तो ये टोटल टेस्ट का आ गया। तो जेड इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में अंडर रूट x1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन n2, वैल्यू रख देना, आंसर आएगा -7.1428, मॉड लोगे तो 7.1428 इज ग्रेटर देन 1.96, सो h0 इज रिजेक्टेड, दैट मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगला देखो, अगले में क्या दिया हुआ है, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया हुआ है, दो ग्रुप्स पे करा गया, बॉयज़ और गर्ल्स में, तो एग्जामिन करना है डिफरेंस, मीन स्कोर इज सिग्निफिकेंट। तो नल हाइपोथेसिस के लिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, x1 बार नॉट इक्वल टू x2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो जाएगा 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लिखेंगे, अंडर द हाइपोथेसिस, अंडर द नल हाइपोथेसिस z इक्वल टू ये क्वांटिटी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.3912, अब 1.3912 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 1.96 होती है, तो छोटी है, दैट मीन्स h0 इज एक्सेप्टेड। क्लियर है, जो ध्यान रखने वाली बात वो ये थी कि x1 बार और x2 बार आपको ये दिए हुए हैं। क्लियर है, बॉयज़ और गर्ल्स के, डिवाइड बाय s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन, और n1 n2 दिया हुआ है। क्लियर है, कर लेंगे, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, लास्ट टॉपिक इसका जेड टेस्ट के लिए। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन दैट z इक्वल टू x1 माइनस h2 अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 आ गया है, बस इतना ही फर्क है। और क्या फ़र्क है कि ऊपर x1 बार x2 बार नहीं है, यहाँ पे s1 s2 है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन चल रहा है। डिफरेंस ऑफ मीन्स में क्या चल रहा था, x1 बार माइनस x2 बार। क्लियर है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन में p1 माइनस p2। ठीक है, इसी तरीके से तो s1 माइनस s2 अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन में 2n2। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रैंडम सैंपल लिया गया दो कंट्री का, गिव द फॉलोइंग डेटा, जिसने कुछ स्टैंडर्ड डिवीजन दिया और नंबर इन सैंपल्स दिया। तो हमसे पूछा गया इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन सिग्निफिकेंट, क्या डिफरेंस मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंट है। अब डिफरेंस मीन्स के बीच में सिग्निफिकेंट है, ये कौन से टेस्ट से आएगा, जेड टेस्ट के इसके पहले वाले पार्ट से, जो हमने पहले वाले टॉपिक में कवर करा, दैट इज जेड इक्वल टू x1 बार माइनस x2 वाले बार वाले फॉर्मूले से। तो हमने वही करा है, n1 n2 दिया हुआ है, x1 बार दिया हुआ है, x2 बार दिया हुआ है। ठीक है, x1 बार x2 बार दिया हुआ है, मीन ठीक है, मीन दिया हुआ है, और s1 स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, नंबर ऑफ सैंपल्स दिए हुए हैं। यहाँ से डायरेक्टली पुट करके 1.56 निकाल लेना। 1.56 कैसी है, छोटी वैल्यू है 1.96 से, तो हेंस वी कैन से दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस h0 हमारी क्या हुई, एक्सेप्ट हो गई। क्लियर हो गया। नल हाइपोथेसिस का दूसरा पार्ट जो आ जाएगा वो है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्निफिकेंट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्निफिकेंट है, तो जो अभी बताया मैंने टॉपिक वो आ जाएगा, दैट इज s1 माइनस s2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। डेटा सब दिया हुआ है, सब आपको पुट करना है। क्लियर है, बस बेसिकली आप पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, तो s1 s2 की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि s1 s2 क्या सैंपल का जो है हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन। क्लियर है, तो यहाँ से आप पुट करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 1.0387, दैट इज लेस देन 1.96। तो आंसर कैसा हो गया हमारे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वो एक्सेप्ट हो गई नल हाइपोथेसिस। क्लियर है, नल हाइपोथेसिस क्या लेनी है कि सैंपल स्टैंडर्ड की डिवीजन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, इसमें भी क्या लेनी है, सैंपल मीन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है। अब हमारे पास आया अगला टेस्ट। पहला टेस्ट के 5 पार्ट कवर हुए, दैट इज जेड टेस्ट। काफ़ी लंबा टेस्ट था, कम से कम आधा घंटा इस पर्टिकुलर एक पूरे टेस्ट ने ले लिया है, जेड टेस्ट ने। अब इसके बाद आते हैं टी टेस्ट पे। इसी तरीके से इस चैप्टर में काफ़ी टेस्ट है, अभी टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काइस्कर टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, और फिर उसके बाद कंट्रोल चार्ट्स, काफ़ी इसमें कंटेंट है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट। टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट लेस देन इक्वल टू 30 वाले साइज़ पे लगता है। क्लियर है, जिन सैंपल का साइज़ लेस देन इक्वल टू 30 है उसमें हमारा टी टेस्ट जो है वो लगता है। क्लियर हो गया।
अब देखिए इसमें क्या होता है, टी स्टैटिस्टिक को हम डिफाइन करते हैं टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। उसी की तरह जहाँ सिग्मा था वहाँ कैपिटल एस आ गया, जो भी हमने फॉर्मूला देखा था उसमें। अब यहाँ पे जो कैपिटल एस है वो हमारा अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1 है। तो यहाँ से हमारे पास ये टी का जो है हमारा टी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है। अब बेसिक इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए टी टेस्ट का पहला क्वेश्चन, A random sample of size 16 has 53 as mean and the sum of square of the deviation from the mean is 135। तो रैंडम सैंपल जिसका साइज 16 है, जिसका 53 मीन है, तो सैंपल साइज दिया हुआ दैट इज n1 हमने लिख दिया, n की वैल्यू लिख दी 16 क्योंकि एक ही सैंपल है। 53 एस मीन, 53 मीन दिया हुआ है तो हमने लिख दिया x बार 53। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 135 दैट इज समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये आपका मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर है। दैट इज इक्वल टू 135। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। कि 56 मीन लगाएंगे। अब यहाँ पे टी टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि साइज 16 है, छोटा है 30 से। क्लियर है। इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज अ मीन। तो यहाँ पे म्यू कितना मानने के लिए कहा गया 56। तो हमने क्या कहा, नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन दैट इज म्यू इक्वल टू 56। तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इक्वल टू 56 दैट इज अ टू टेल टेस्ट। क्लियर है। तो कैपिटल एस, अब यहाँ से आप पहले निकालेंगे कैपिटल एस समीशन अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स बार n माइनस 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। अब टी वाले फॉर्म में पुट करेंगे, टी टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे लिखेंगे सारा नल अल्टरनेटिव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 5%, नहीं दिया है तो 5%। क्लियर है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसके बाद ये सब आ जाएगा। क्लियर है। तो टी की वैल्यू कितनी आई, मॉड करके 4। हमेशा अब टी टेस्ट में भी वैल्यू क्या करेंगे, मॉड करेंगे, सब में मॉड करते हैं, टी में, जेड में, एफ में, सब में। क्लियर है। 4। अब यहाँ पे डी एफ बी, ये क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट के लिए होती है n माइनस 1। ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों निकाली जाती है उसका भी कारण अभी बताएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रखना n माइनस 1 से निकलती है। साइज कितना है 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो अब जैसे मैंने आपको जेड टेस्ट के लिए तो एक छोटी सी टेबल दिखा दी, टी टेस्ट के लिए वैसी छोटी टेबल नहीं होती है, उसके लिए काफ़ी बड़ी टेबल है। ठीक है। उसको हम देखेंगे। तो उसमें जो वैल्यू निकलती हैं वो आपको याद नहीं करनी है उस टेबल की तरह, वो आपको हमेशा या तो पेपर में मेंशन होगा या आपको टेबल जो है वो रेफरेंस के लिए मिली होगी। ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में वैल्यू मेंशन होकर आती है क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है। तो टी की वैल्यू 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगी वो हम देखेंगे एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्लियर है। कैसे देखी जाती है वो बता दे रहा हूँ। तो बुक्स में पीछे की तरफ दी होती है वो टी टेस्ट की टेबल, तो उसे आप देख सकते हैं, इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ बुक में। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टेबल 2 है सिग्निफिकेंट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको टेबल दिखाई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी टेबल होती है सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, टू टेल एरियाज। ठीक है। इसमें ज़्यादा टू टेल एरियाज चलते हैं। ठीक है। अब देखिए टू टेल एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी हमारे पास, 15 आई थी। तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। तो ये देखिए आप वैल्यू कितनी आ रही है 2.13 टैबुलेटेड वैल्यू है। ठीक है। टेबल से निकाली गई वैल्यू। तो आप देखें कि 4 इज ग्रेटर देन टी 0.05 दैट इज इक्वल टू 2.13 हेंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज मोर देन टैबुलेटेड। मैंने बताया कि कैलकुलेटेड जैसे बोला था ना मैं, जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जेड टैबुलेटेड, वही यहाँ पे कि टी कैलकुलेटेड अगर बड़ा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कभी भी टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है, सीधी से ऐसी बात समझिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू कभी भी टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगी। तो H0 हमारी क्या होगी, रिजेक्ट हो गई, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। हेंस द सैंपल मीन हैज नॉट कम फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हमसे 95% कॉन्फिडेंस लिमिट या 99% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी जाती है तो ये फॉर्मूला लगता है दैट इज एक्स बार प्लस कैपिटल एस अपॉन अंडर रूट एन टी 0.05। अब टी 0.05 की वैल्यू पता है, 99% में टी 0.01 की वैल्यू आपको निकाल लेंगे आप। क्लियर है। पीछे से उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो भी क्वेश्चन मेंशन है, 15 आई इसमें तो 15 के लिए 2.13 थी, इसकी 2.95 होगी, टेबल से देख लेंगे। क्लियर है। एक्स बार की वैल्यू क्लियर है, एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल एस की वैल्यू आपने निकाल दी है। ठीक है। वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी हो जाएगी क्या, अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये हमारी अलग अलग दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट पे हमारी जो है वो लिमिट्स आ गई इसकी। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट। अब 10 सैंपल है, लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, कैन बी एक्सेप्ट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। तो बेसिकली इक्वालिटी ऑफ मीन्स को टेस्ट चेक करता है क्या, टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ मीन्स को टेस्ट, इक्वालिटी ऑफ मीन्स को चेक करता है। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे आपके पास म्यू दिया हुआ है 4000 आवर्स, क्योंकि आपको क्या कहा एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब 4000, तो म्यू इक्वल टू 4000 म्यू नॉट इक्वल टू 4000 हो जाएगा। क्लियर है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने फॉर्मूला लिख दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लिख देंगे। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक्स बार कैसे निकालेंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक्स बार कैसे निकालेंगे आप, म्यू कैसे निकालें, म्यू तो चलो दिया हुआ 4000, ठीक है वो आ जाएगा। क्लियर है। अब कैपिटल एस कैसे निकालेंगे वो भी दिखाऊंगा। और एन तो आपको वैल्यू पता है कि कितने हैं, 10 सैंपल्स हैं। तो एक्स बार की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं इन सबका सम ले लूँ, इन सबका सम ले लूँ, डिवाइड कर दूँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स बार आ जाएगा। क्लियर है। तो वही मैंने करा है कि एक्स बार निकाला समीशन एक्स अपॉन एन से, तो एक्स बार आ गया। अब देखिए अब एक्स बार आ गया, म्यू पता है, कैपिटल एस कैसे निकालते हैं, कैपिटल एस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार
अपॉन n माइनस वन। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, अब x दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपको पता है 4.4, तो सब में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगेन स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास ये आ गया, डिवाइड करेंगे इन सब के सम्स को n माइनस वन से। n माइनस वन कितना है, 10 माइनस वन दैट इज 9, आंसर आ जाएगा 0.589। अब टी वाले में पुट कर दिया, टी वाले में पुट करा तो गामा इक्वल टू 9, गामा का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, टी 0.5 की वैल्यू कितनी है 2.26, जो इससे बड़ी है, तो टी कैलकुलेटेड कैसी हो गई, छोटी हो गई, टी टैबुलेटेड से, तो हमारी एच नॉट क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमने क्या कहा कि द नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 4000 आवर्स इज एक्सेप्टेड, दैट इज एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब कुड बी 4000 आवर, तो वो इतना हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अ सैम्पल ऑफ 20 आइटम्स हैज मीन 42 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट। अब मीन 20 आइटम दैट इज n दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है, वो सैम्पल दिया हुआ है 20 आइटम्स का, मीन कितना दिया हुआ है 42 यूनिट्स दैट इज x बार दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट्स, तो सैम्पल का दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट हमने इसको लिख दिया। नाउ टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज़ अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद 45 यूनिट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे s निकलवाया नहीं गया कैपिटल S, आपसे क्या कर रहा है, आपसे डायरेक्टली उस फॉर्मूले में पुट करा रहा है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैपिटल एस नहीं, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकलवा रहा है, डायरेक्टली आपको सैम्पल का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में स्मॉल एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन हो जाएगा, अंडर रूट एन माइनस वन, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 20 है तो 20 माइनस वन दैट इज 19 हो जाएगा। हमने बताया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, एन माइनस वन। क्लियर है? टेस्ट कौन सा लगेगा, टोटल टेस्ट, क्योंकि क्या कह रहा है म्यू इक्वल टू 45, तो आगे हमेशा इसमें टोटल टेस्ट ही लगना है, सीधी सी बात। क्लियर है? तो अब देखिए कि टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन, तो आंसर आ गया हमारे पास -2.615, मॉड लेंगे तो इतना आ जाएगा, दैट इज लेस ग्रेटर देन 2.09 एट 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने कहा एच नॉट रिजेक्ट हो गया, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में इसमें डिफरेंस है। बेसिकली यही लाइन हमारी एच नॉट में ज़्यादा लिखी होती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन इन द एच नॉट। तो एच नॉट जब रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट है द 9 आइटम ऑफ अ सैम्पल हैव द फॉलोइंग वैल्यू। अब ये बिल्कुल उसी की तरह है कि मीन इतना एज्यूम करने के लिए कहा है, जैसे एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब दिया हुआ था, टेबल दी हुई थी, ठीक है, उस तरीके से निकाल लेंगे आप। अब वहाँ पे आइटम 1 आइटम 2 करके दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोलते हैं 9 आइटम है, उन सबका डेटा ये दिया हुआ है, इन सबको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। क्लियर है? टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इन सब की पीडीएफ में आपको अटैच करके दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसके आंसर्स मैच कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी में टी टेस्ट में, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ 2 स्मॉल सैंपल। अब डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 स्मॉल सैंपल की बात कर रहे थे, अभी हम 1 तक की बात कर रहे हैं, 2 की बात हो रही है। तो इसमें क्या करना है, अब फॉर्मुला अभी बाद में दिखाऊंगा, सीधे सीधे आप क्वेश्चन करते हैं। 2 सैंपल्स ऑफ सोडियम वेपर बल्ब्स वर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर गॉट, टाइप 1 टाइप 2 8 7 इतने सैंपल मीन दिया हुआ है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। इज द डिफरेंस ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट टू जनरलाइज द टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। अब देखो पहली चीज़ टी टेस्ट लगेगा क्योंकि हमारा डेटा कैसा है, साइज़ जो है वो उसका हमारा 30 से छोटा है। क्लियर है? 8 छोटा है, 7 छोटा है, दोनों छोटे हैं। क्लियर है? तो हमें क्या टेस्ट करना है कि डिफरेंस इन द मीन जो है वो सिग्निफिकेंट है टू जनरलाइज द टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2 इन द रिगार्डिंग लेंथ ऑफ लाइफ। तो इसमें नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि एच नॉट इक्वल्स टू म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ बल्ब हैव द सेम लाइफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसे बोल सकते हो कि म्यू वन इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, अब क्या बोला, टाइप 1 सुपीरियर है टाइप 2 से, तो म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, तो राइट टिल्ट टेस्ट हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारे पास एस स्क्वायर, इसमें हमें पहले निकालना पड़ता है एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर, दैट इज एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, और में n1 प्लस n2 माइनस 2, इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे तो हम पहले S1 निकाल रहे थे, फिर उसको पुट कर रहे थे डायरेक्टली फॉर्मूले में, S निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल एस निकालते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं, n1 S1 स्क्वायर प्लस n1 S2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2। क्लियर है? जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से S आ जाएगा। ठीक है? अब इस वाले फॉर्म में पुट करना है, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में S का अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, आंसर निकालेंगे इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टी टैबलेटेड आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जो होती है वो n1 प्लस n2 माइनस 2 होती है। तो जब 2 सैंपल हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 माइनस हो जाएगी, एक माइनस नहीं होगी, n1 प्लस n2 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो 13 आ रही है, इज़ 1.77, 13 इज़ 1.7, मतलब इतनी 0.05 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 पे वैल्यू कितनी है 1.77, दैट इज लेस देन दिस। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी एच नॉट जो है प्रोजेक्ट हो गई, दैट इज टाइप 1 इज डेफिनेटली सुपीरियर टू टाइप 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए कि सैंपल साइज़ दिए हुए हैं वही है, अब आपको बिना टेबल के दे दिया गया कि स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया, सैंपल साइज दे दिया, सैंपल मीन दे दिया, अब आप निकाल लेंगे 5% लेवल दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ सीधे एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सोल्जर्स इन इंचेस वर गिवन इतना, और 9 रैंडमली चूजन सोल्जर्स का इतनी दी हुई है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपको सीधे देखो, अगर हाइट देखो तो हाइट 6 रैंडमली गिवन सोल्जर की है, यहाँ पे 9 है, मतलब साइज़ दिया हुआ है। अच्छा, सैंपल मीन कैसे निकाल लोगे, इन सब का एडिशन करके इनका मीन निकाल लोगे, इसका भी मीन निकाल लोगे, आ जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज़, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका समझो।
तो इस तरीके से तो आप इसका S1 निकालना, जैसे मैंने निकाला कि x1 लिखा, x1 माइनस x1 बार स्क्वायर निकाला, इसी तरीके से x2 जो दूसरा डेटा दिया हुआ है दूसरे सोल्जर्स का 9 सोल्जर्स का, फिर x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, क्लियर है, यहाँ से डेटा निकाल लिया। अब S1 निकाला अंडर रूट ऑफ समीशन x1 बार माइनस x1 बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 से। ध्यान रखना यहाँ पे n1 माइनस 1 मत करना, n2 माइनस 1 मत करना, क्लियर है, सिंपली n1 हो जाएगा। यहाँ से S1 की वैल्यू आएगी, अब जो माइनस होगा वो सीधे आपका कैपिटल S में आप करोगे, n1 S1 स्क्वायर प्लस n2 S2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ से कैपिटल S के स्क्वायर से S की वैल्यू आ जाएगी। अब इस S की वैल्यू आ गई तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, उस फॉर्म में पुट कर देना वैल्यूज़ को। देन अगेन आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में कैपिटल S की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, क्लियर है, यहाँ से आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है निकाल लेंगे, अलग अलग सैंपल है, ठीक है। और क्या करेंगे, n1 प्लस n2 माइनस 2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी उस 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। और आप क्या कह देंगे कि हमारा जो H0 क्या था कि हमारा मीन जो है बोथ पॉपुलेशन का हिस्सा है सेम है, और अगले वाले H1 में आप क्या कह देंगे कि हाँ भाई इट इज़ नॉट सेम, तो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू टू, ठीक है। जो भी होगा हमारा जो है एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट हो रही है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी बुक में इसमें अलग मेथड से करा हुआ है, जो मेरा मेथड है आप उसमें उससे कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखते हैं एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या है कि अब एफ टेस्ट बेसिकली हमारा किसके लिए, अभी तक हमने टी टेस्ट देखा था और जेड टेस्ट देखा था। टी टेस्ट लेस देन 30 सैम्पल साइज़ के लिए, और जेड टेस्ट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 30 साइज़ के लिए। तो बेसिकली हमारा जो एफ टेस्ट है वो बेसिकली ये टेस्ट करता है कि कोई भी हमारी जो सैंपल है वो हमारा सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉन हुआ है या नहीं हुआ है, या बेसिकली हम इसमें ये चेक करते हैं कि हम पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक करते हैं, ठीक है। टेस्ट इक्वलिटी चेक करते हैं हम पॉपुलेशन वेरिएंस का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें एफ टेस्ट में तो क्या है, 2 रैंडम सैंपल गिव द फॉलोइंग डेटा, ने फॉलोइंग डेटा दिया। सैंपल नंबर 1 से बनाया डेटा 8 का, और मीन आया 9.6 का, वेरिएंस आया 1.2 का। सिमिलरली सैंपल नंबर 2 से साइज आया इतना, मीन आया 16.5 और वेरिएंस आया हमारे पास 2.5, ठीक है। नाउ कैन वी कंक्लूड दैट 2 सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। अभी मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें आपको जो है आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप क्वेश्चंस कर भी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि n1 इक्वल्स टू 8 है, n2 इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको a दिया हुआ है, ठीक है, और a के बहुत सारे जो है वो सैंपल्स आपको दिए हुए हैं। तो अगर a के बहुत सारे सैंपल्स अगर आपको दिए होंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, उससे a का साइज़ दैट इज़ n1, n2 मतलब उसका साइज़ जो भी आपको वैल्यूज़ दी होंगी, यहाँ से आपको n1 n2 मिल जाएगा। अब आप x1 बार x2 बार उन सब के a का सम से डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिमिलरली b का निकालेंगे तो x2 बार, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है तब के केस में बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप रेफर करेंगे उसे, ठीक है। दूसरा इसमें S1 स्क्वायर, अब यहाँ पे तो वेरिएंस दिया हुआ है S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो आप इसमें आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाना है वो बाद में बताऊंगा। अभी पहले तो ये चीज़ बताइए कि अगर वहाँ पे S1 S2 नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है कि क्या करना होता है, वो आप कैसे निकालेंगे वो बता दे रहा हूँ। अब सबसे पहले अगर आपको ये प्रूव करना है कि इसमें हमें कंक्लूड क्या करना है, दैट द 2 सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से प्रूव करने के लिए हमें 2 टेस्ट इसमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, टू टेस्ट फॉर द इक्वलिटी ऑफ मीन्स by applying the t test and to test for the equality of population variance by applying the f test, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ मीन्स चेक करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मीन्स के लिए मैंने आपको बताया कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ 2 सैंपल्स, द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 सैंपल्स के लिए अभी हम टेस्ट कर रहे थे टी टेस्ट में, तो हम कैसे कर रहे थे कि हम h0 क्या मान ले रहे थे कि x1 इक्वल्स टू x2 बार, ठीक है। तो देखिए वही हमने कर लिया है यहाँ पे भी, तो x1 इक्वल्स टू x2 बार आ जाएगा, ठीक है, और h1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 बार नॉट इक्वल टू x2 बार, दैट इज अ टू टिल टेस्ट। और ये तो समझ में आ गया ना कि h1 क्या हो जाएगा कि टू टेल टेस्ट की तरफ मूव करेगा। अब टी में देखिए क्या है, टी में आ जाएगा हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय s अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। अभी फॉर्मूला हमने देखा। अब इस s के मैं क्या लिखता हूँ, n1 s1 स्क्वायर। अब बेसिकली ये s क्या है, s का स्क्वायर क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो s के स्क्वायर को अंदर ले जाऊँगा तो इस रूट में, तो वो क्या हो जाएगा एस, भाई एस को अगर रूट के अंदर लिखूँ तो एस स्क्वायर लिखूँगा, रूट के बाहर आके वो एस हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो इसलिए एस को अंदर भेज दिया तो एस स्क्वायर हो गया और एस स्क्वायर की जगह हमने ये पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आपको पता है n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, s2 s1 की वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता होती, तो जैसे कि मैंने आपको टी टेस्ट में भी बताया वो क्वेश्चन कि जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, 6 द हाइट्स ऑफ 6 रैंडम सोल्जर्स, इस तरीके से वहाँ पे s1 आपको s2 कैलकुलेट करवाया, वैसे ही कैलकुलेट करना, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है वो s1 s2 जो है वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब S1 S2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें पुट कर देना, यहाँ से आपकी टी टेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। ये तब का केस बता रहा हूँ जो आपको वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे A की, B की, तब उस केस में, क्लियर है। बट अगर वैल्यूज़ नहीं दी हुई है डायरेक्टली, जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके ये निकाल सकते हैं। अब टी टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 10.105, इसका मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा 10.05। तो टी टेस्ट की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हो तो 5% ले लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो n1 प्लस n2 माइनस 2 से 17 आ गई। तो इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इतनी 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कितनी है, 2.11, जो छोटी है इस वाली टी कैलकुलेटेड से, टी मॉड, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेटर और लिख दो,
तो टी टैबलेटेड इज लेस देन टी कैलकुलेटेड, तो क्या हो जाएगा कि हमारी टी कैलकुलेटेड बड़ी आ गई, मतलब एच नॉट रिजेक्ट हो गया। तो पहली चीज़ तो रिजेक्ट हो गई कि अप्लाइंग टी टेस्ट से हमें क्वालिटी ऑफ मीन्स नहीं हुआ। अब अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट फेल होता है तो नॉर्मल पॉपुलेशन से तो ड्रॉन नहीं होना है, बट हमें करके दिखाना होता है दोनों, तो इसलिए अभी हमें तो पता चल गया कि वो हमारा सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं आया है, बट हम परफॉर्म करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस का भी टेस्ट। अब वही हमारा मेन टेस्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इसमें क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को मान लेंगे एच नॉट सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, एंड एच वन क्या मान लेंगे, सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, बेसिकली अल्टरनेटिव जो है उसकी। तो यहाँ पे कौन सा है, टू टिल्ट टेस्ट। अब क्या करेंगे, अब सिग्मा वन निकाला, सिग्मा टू निकाला, क्लियर है, एन वन एस वन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सिग्मा वन का फॉर्मूला, अब यहाँ पे आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू कैलकुलेट करना पड़ता है, क्लियर है। एफ टेस्ट में क्या करते हैं आप, सिग्मा वन सिग्मा टू निकालते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एन वन एस वन स्क्वायर अपॉन में एन वन प्लस माइनस वन, एन टू एस टू स्क्वायर अपॉन एन टू माइनस वन, क्लियर है। तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू बेसिकली आप निकालेंगे, सॉरी सिग्मा वन और सिग्मा टू स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से एक वैल्यू आएगी। अब एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर, अगर सिग्मा टू बड़ा है सिग्मा वन से, अगर सिग्मा वन बड़ा होता है तो सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। जो भी वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई, क्लियर है। अब न्यू वन, ये जो न्यू वन है ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है सिग्मा टू की, और सिग्मा टू की मतलब जो आप ऐसे समझो कि अगर मैं सिग्मा न्यू वन की बात करूँ तो न्यू वन जो है वो मेरी किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 10, और नीचे वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं नोट करा म्यू टू से, दैट इज 7, क्लियर हो गया। तो अब जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई, जो भी डिग्री, अब न्यू वन कैसे निकाला था एन वन माइनस वन से, और न्यू टू कैसे निकालेंगे एन टू माइनस वन से, क्लियर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बिल्कुल सिंपल है, समझ के चलो। मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर मैं न्यू वन की बात कर रहा हूँ तो न्यू वन का मतलब क्या हुआ कि मैं सिग्मा टू की डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ, तो सिग्मा टू की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी, एन टू माइनस वन से, वो इसमें रख दोगे। न्यू टू बेसिकली जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्वांटिटी रखी है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, सिग्मा वन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन माइनस वन, एन वन माइनस वन यही तो है, तो एन वन माइनस वन से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई उसकी 7, क्लियर है। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तो एफ टेस्ट की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10,7 पर, जहाँ पे 10 न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 7 डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एफ टेस्ट की टेबल में इसको कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर कितनी है हमारे पास, कितनी आई थी न्यूमरेटर की डिग्री 10, तो 10 करेंगे तो 10 पे देखिए, और 7 जो है हमारी वो न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री है, तो आंसर कितना आ रहा है 3.64 आ गया, ठीक है। अब यही हम इसमें यूज़ करेंगे 3.64 विच इज़ ग्रेटर देन द एफ कैलकुलेटेड, जो एफ कैलकुलेटेड से बड़ी है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आ गई, छोटी आ गई, टैबलेटेड वैल्यू से एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एच वन रिजेक्ट हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल ड्रॉन मे बी रिगार्डेड एज इक्वल, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वेरिएंस है वो तो इक्वल है, बट फ्रॉम द फॉल्स कंडीशन ऑफ ए वी कैन से दैट द टू सैंपल कुड नॉट हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से वो नहीं है, बस ये हमें पता लग गया इस चीज़ से। तो ये हो गया एफ टेस्ट का एक सवाल। इसी के पार्ट में एफ टेस्ट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैंने वो बता दिया कि अगर आपके पास मल्टीपल में डेटा है, जैसे कि ए का पूरा डेटा दिया हुआ है, बी का पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल जब टी टेस्ट लगाएंगे तो टी टेस्ट के टाइम उसमें एस वन जब निकालेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट समीशन एक्स वन माइनस एक्स वन बार का होल स्क्वायर अंडर रूट करके जो भी आप लेते हैं डिवाइड बाय एन, जैसे मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया जब हम 6 रैंडम सोल्जर्स का ले रहे थे, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला हम एस को निकालने में अप्लाई करते हैं या यूज़ करेंगे, क्लियर है। और बाकी अगर टेबल फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे कि ए का मैंने आपको बताया, बी का बताया, तो उसमें आप जब एफ टेस्ट लगाएंगे तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर, एस वन एस टू वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने टी टेस्ट के लिए इस्तेमाल करा हुआ है वही वैल्यू, और सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आप कर रख लेना। ध्यान नहीं रखना है सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू तब होगा जब सिग्मा वन की वैल्यू बड़ी है सिग्मा टू से, और सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन तब होगा जब सिग्मा टू की वैल्यू जो है वो बड़ी है सिग्मा वन से, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Two samples of size 9 and 8 give the sum of the square of the deviation from the respective means to 160 and 91 respectively. Can they be regarded as drawn from the same normal population? तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इसमें क्या कि पहले हम इसमें बेसिकली क्या चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन को चेक करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तो पॉपुलेशन वेरिएंस चेक करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें टी टेस्ट लगाएंगे तो टी टेस्ट बेसिकली इक्वलिटी ऑफ मीन चेक करेगा, और इसमें हमें जो है मीन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसमें मीन निकालेंगे, तो हम सीधे जो इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक करेंगे। तो एच नॉट के लेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंस, तो सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा टू स्क्वायर, तो एच वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू सिग्मा टू स्क्वायर, तो टू टिल्ट टेस्ट लगती है, ठीक है। ये लाइन आप लिख सकते हैं अपने आप। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 5%, एन वन की वैल्यू 9 है, एन टू की वैल्यू 8 है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। अब पहला जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन दिया हुआ है वो 160 है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ है।
अब यहाँ पे आपको पता है कि एस का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो ये जगह एस, ये अंडर रूट स्क्वायर करूँगा दोनों साइड का, तो एस स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बचेगा इतनी क्वांटिटी। n1 को इधर भेज दो तो ये बन गया n1 s1 स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है 160, तो 160 अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी इतनी होगी 160 के बराबर। क्लियर है। सिमिलरली हम दूसरे वाले पार्ट के लिए भी n2 s2 स्क्वायर इक्वल टू 91 निकाल सकते हैं। अब आपको पता है आपके पास इतनी वैल्यू आ गई तो आप सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, सिग्मा 1 बड़ी है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर रख दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चलती है, अब जो ऊपर लिखा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 9 - 1 दैट इज 8, तो 8 कॉमा न्यू 2 मतलब नीचे वाले की डिग्री कितनी है, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 8 - 1, क्योंकि उसका साइज कितना है 8 - 1। भैया हमारा सिग्मा 2 तो है और सिग्मा 2 किससे आया n2 - 1, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो यहाँ पे 7 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, सिंपल। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो वो कितनी आ रही है 1.538, बट अगर हमने टैबलेटेड से चेक करा तो वो कितनी आई 3.726 विच इज लेस। तो एफ कैलकुलेट कैसी है, एफ टैबलेटेड से छोटी है, तो एच नॉट कैसी होगी हमारी एक्सेप्ट हो गई। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंस। क्लियर हो गया। सो हेंस वी कैन से दैट दे हैव बीन रिगार्डेड फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, बट बेसिकली आप दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं टी टेस्ट और एफ टेस्ट वाले। इसमें आपको एक्स बार को पॉसिबल नहीं था निकालना, x1 बार x2 बार को, इसलिए हमने जो है सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को इसमें जो है दिखाया है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनके बीच में कुछ डिफरेंस को जज करने के लिए बेसिकली होता है। तो हम यह करते हैं एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की तरह इस्तेमाल होता है, एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल होता है। बेसिकली यही दो इसके जो है मेन रीजन होते हैं, जो एप्लीकेशन जो भी आप देखेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे। पहला गुडनेस ऑफ फिट, दूसरा टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तीसरा एक और समझिए जब थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में कोई डिफरेंस को चेक करना हो तब के लिए। अब कंडीशंस होती हैं कुछ अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट को लगाने के लिए, वो देख लीजिए। पहली क्या होती है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का समीशन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के समीशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है। कंस्टेंट जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी पे है, इफ एनी शुड बी लीनियर, मतलब लीनियर रहना चाहिए। सिग्मा OI इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ EI, दैट इज सिग्मा ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू समीशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज एट I। क्लियर है, ये हो गई पहली कंडीशन। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी देखिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो थोड़ी सी लार्ज रहनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन 50 जो है वो रहनी चाहिए, एटलीस्ट 50, दैट मीन्स ग्रेटर देन 50। और दूसरी इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मिनिमम इसमें जो है वो 5 शुड बी रिगार्डेड एज वेरी मिनिमम एंड 10 इज बेटर। 10 तो बेटर है बट 5 जो है इसमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसका, थ्योरेटिकल सेल्फ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अभी हम जब इसको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 चलती है। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n-2 चलती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम n-3 चलती है। क्लियर हो गया। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द PB रीडिंग फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन। हमें इतनी फ्रीक्वेंसी की सीड्स मिली। थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इस प्रपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिन द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया और थ्योरी ने प्रेडिक्ट करा कि इस रेशियो में होनी चाहिए, तो हमें इसे चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, इसमें हमेशा कॉमन नल हाइपोथेसिस रहती है काई स्क्वायर टेस्ट के केस में। अब पता लग गया ना कि अगर क्वेश्चन आ रहा है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ करस्पॉन्डेंस है या नहीं है, कुछ डिफरेंस है या नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। क्लियर है। तो द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी। अब देखो पहली कंडीशन कि यहाँ पे जो अब रुक जाओ वो भी बाद में बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या थी कि इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। दूसरी कंडीशन क्या थी, OI इक्वल टू सिग्मा ऑफ EI, वो ठीक है वैलिडेट हो रही है। एक कंडीशन इसमें क्या थी, ग्रेटर देन 50 वाली। तो अब देखो हर ऑब्जर्वेशन में जो है हमारे पास एटलीस्ट जो ग्रेटर देन 50 वाला कंडीशन जो है वो होल्ड हो रही है। ठीक है, अभी हम इसमें वैल्यूज़ निकालेंगे तो देखेंगे। और बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन 50 मैंने कैसे बोला, क्योंकि कैपिटल N की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, तो उसमें भी लगेगा। और दूसरी चीज़ कि किसी की भी वैल्यू जो है वो 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए इन सब में, 5 इज़ मिनिमम। ठीक है, तो वो सब कंडीशन नोट करें। ठीक है, तो इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं H0 के साथ। तो H0 क्या है, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ये आप सीधी लाइन लिख दीजिए। अब इसमें निकालते हैं E1 E2 E3 E4। अब ये कैसे पता लगा, तो एक कॉलम E1, दूसरा E2 E3 E4 इस तरीके से। तो E1 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब 556 टोटल है, अब रेशियो दिया हुआ है, तो 556 इंटू 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16, क्योंकि टोटल इसका करेंगे तो कितना आएगा 16। तो अगर इसके लिए निकालना है दैट इज 556 इंटू 9 बाई 16, ये पहले वाले के लिए आ जाएगा, राउंड एंड येलो सीड्स के लिए। अब रिंकल्ड एंड येलो के लिए 3 है, तो 556 इंटू 3 डिवाइड बाई 16। क्लियर है, यहाँ से वैल्यू आ गई। 556 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना 16, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 32 के लिए निकालें तो 556 इंटू 1, क्योंकि चौथी ये जो फोर्थ है वो इसको नोट करिए, तो 556 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल दैट इज 16, 9 + 3 + 3 + 1
यहाँ से 16 आ गया, क्लियर है। अब इन सबसे E1 E2 E3 E4 की वैल्यू आ गई। अब एक टेबल बनती है, पहला काम नल हाइपोथेसिस, दूसरा काम H1 भी आप लिख सकते हो इसमें, क्लियर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखा देना, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताऊंगा कि इसमें कैसे निकलती है chi-square टेस्ट ठीक है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बायनोमियल के लिए, पॉइजन्स के लिए और नॉर्मल के लिए बता दिया आपको, ठीक है, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो E1 E2 E3 E4 आ गया। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो भी दिखाऊंगा आपको कि काई स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है काई स्क्वायर इक्वल टू समीशन, इसको बोलते हैं काई स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू समीशन OI माइनस EI होल स्क्वायर। OI है ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज, EI है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डिवाइड बाई E ऑफ I होल, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं, तो कम से कम आप फॉर्मूला लिखने पर भी आपको 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, AKT एग्जाम्स में। तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी कितनी आई है, पहली 315 थी, 101, 108 और 32, ये हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन से रेफरेंस में लिए, क्लियर है। तो इतनी आ गई। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कितनी आ गई, जो हमने ये निकाली। तो ध्यान नहीं रखना कि E1 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग निकाली तो इसके नीचे ही लिखेंगे आप, या उसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स में लिखेंगे। ये नहीं कि आपने 312.75 आपने 108 में लिख दिया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखिए मैंने बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, उसी ऑर्डर में वैल्यूज आई हैं। अब OI माइनस EI का होल स्क्वायर, अब हो सकता है कि आपको 2 कॉलम बनाने की जरूरत पड़े, मतलब OI माइनस EI का होल स्क्वायर पहले निकालें आप, फिर डिवाइड करें EI से अगले कॉलम में, ऐसा भी कर सकते हैं अगली रो में, ठीक है। बट हमने क्या करा, सिंप्लिसिटी के लिए एक ही उसमें कर दिया, एक ही रो में। तो क्या करेंगे, OI माइनस EI इन दोनों का माइनस करना, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना, डिवाइड कर देना E ऑफ I से, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0116187। बेसिकली आप इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेट रखा करो तो आंसर सही आएगा। अब आप इसमें देखो कि अगर आप OI और EI का समीशन लोगे तो वो तीनों इक्वल आएंगे, वो दोनों जो है वो इक्वल आएंगे। OI का समीशन कितना आएगा 556 जो ऊपर दिया हुआ टोटल, और इसका भी EI का करोगे तो 556 ही बनेगा, क्लियर है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि अगर सेम बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आई, इतनी आई। अब समझो, अब टेबल से कैसे निकालिए थे काई स्क्वायर की वैल्यू, तो टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो समझ में आ गया। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो 5% मान लेंगे। अब काई स्क्वायर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है N-1 जो नॉर्मल है, ठीक है। तो N-1, तो N-1 में कितना हो गया, N की वैल्यू कितनी है, 4 सैंपल है तो 4 - 1, भाई 4 ही तो सैंपल थे, 1 2 3 4, तो 4 - 1 3, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है 7.8145, और वैसे का स्क्वायर की 0.05 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0.470024, इतनी तो आ रही है। दैट मीन्स कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, सो वी कैन से दैट H0 इज एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सपोर्ट द थ्योरी, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The following table gives the number of accidents that took place in an industry during the various days of the week. Test the accident are uniformly distributed over the week. हमें ये टेस्ट करना है क्या एक्सीडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्वेश्चन में वही है, लैंग्वेज बेसिकली थोड़ा चेंज करा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि एक्सीडेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये है, ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल जो है आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें आपको ये 9:3 ये सब नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अब इसको हम सीधे सोल्यूशन देखते हैं, बाकी ये वैल्यूज़ आप नोट डाउन देख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, जो बोला गया वही मान लिया। अंडर दिस H0 तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट हर दिन की कितनी हो गई 84/6। अब ये कैसे आया, अब वहाँ पे तो हमें रेशियो दिए हुए थे, जब नहीं दिए हुए तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से निकलेगी, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी है 6 इक्वल्स टू 14, आंसर कितना आ गया 14। तो सब में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 14 14 14 14 14 14 14। बाकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है टेबल में आपको 14 18 12 जो भी आपको दी हुई थी वो। अब बाकी OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइड बाई EI करेंगे तो यहाँ से ये आप इन्होंने एक की वैल्यू निकाल दी है, बाद में डिवाइड कर दिया EI से, बात एक ही है, बात एक ही है, क्लियर है। तो अब आप टोटल का वैसे ही करें जैसे मैंने पिछले टेबल में बताया, आप वैसे ही करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिवाइड बाई EI करना, जो भी आंसर आएगा उन सब का सम लेके जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई बनेगी 2.1428। अब काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 6 - 1 इट इज़ N-1, तो N कितना है 6 - 1 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 11.09, तो छोटी है ये वाली वैल्यू, हैंस H0 इज एक्सेप्टेड, दैट मींस एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। अब ये वैल्यू देखते कैसे हैं वो और सीख लीजिए। काई स्क्वायर की वैल्यू 5% पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो देखते हैं। अब ये हमारी टेबल नंबर फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट, बेसिकली एग्जाम में तो दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 0.05, तो 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 7 थी, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 पे 14.067 वैल्यू है, यही है। तो अब देखिए मैंने वही लिख दी है, क्लियर है, दैट इज 11.09। बेटा मिनट इसमें, हाँ ठीक है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना था, मैंने 7 पे देख लिया, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखोगे तो 11.09 आ जाएगी, क्लियर है। नाउ सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू, सो H0 इज एक्सेप्टेड। H0 कैसी हो गई, एक्सेप्ट हो गई, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, AKT में आया क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम, 276 बार हमने उसे फेंका, ठीक है, कितने थ्रो करे हैं 6 थ्रो करे हैं,
तो यहाँ पे भी आपको क्या करा हुआ है, रेशियो नहीं मिला हुआ है, तो हमें क्या करना है 276 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो क्या जाएंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। तो एच नॉट क्या मान लेंगे, डाई इज अनबाइज्ड, तो ओ आई ले लिया, ई आई ले लिया, ये देखो सब में 46 46 46 46, बाकी ये सेम लिया है 43 to 39 39 59 57 59, क्लियर है। बाकी ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई करोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी, पुट करना, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालना इसी फॉर्मूले में पुट करके, तो आंसर कितना है 21.30। तो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 6 - 1 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 11.09 है, और ये बड़ी है, तो दैट मीन्स एच नॉट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो द डाई इज नॉट अनबायस्ड, या बेसिकली बोले कि डाई अनबायस्ड था। भाई डाई बायस्ड एच नॉट है, तो एच वन क्या हो जाएगी, डाई इज बायस्ड, तो एच वन एक्सेप्ट हो जाएगी, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। या हम ऐसे बोलेंगे डाई अनबायस्ड नहीं है, बात एक ही। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, रिकॉर्ड्स टेकन ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बर्थ्स इन 800 फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ मेल बर्थ, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो टेस्ट करना है वेदर द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द बाइनोमियल लॉ होल्ड्स एंड द चांस ऑफ मेल बर्थ इज इक्वल टू दैट ऑफ द फीमेल बर्थ, नेमली पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें आप नल हाइपोथेसिस क्या मान लेंगे कि डेटा आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर मेल, मतलब डेटा जो है हमारा कंसिस्टेंट है और हाइपोथेसिस जो है जो इक्वल प्रोबेबिलिटी की है मेल और फीमेल बर्थ की वो बराबर है, तो p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/2, बेसिकली यही है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n ऑफ x के लिए या n ऑफ r के लिए दैट इज n इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू r, ठीक है। तो n तो ये हो गया इंटू, अब फॉर्मूला क्या होता था बाइनोमियल में, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, यही तो होता था हमारा। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, n ऑफ r, ये सब बात पता है, हमने सेकंड मिनट में कवर कर दिया है। अब कह रहे हैं कैसे वो समझिए, O ऑफ i में आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे किसकी, मेल और फीमेल बर्थ के लिए, जो फाइनल वैल्यू लिखी हुई थी, जैसे कि पहले लिखा था नंबर ऑफ मेल बर्थ 0, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नीचे की तरफ वैल्यू लिखी थी वो थी 32। सिमिलरली दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग 178, तीसरे वाले करस्पॉन्डिंग ये थी, तो इन सबको लिख दिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इस 32 के लिए चाहिए, इस 32 के लिए चाहिए। हमने क्या बोला, p की प्रोबेबिलिटी किसकी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है मेल या फीमेल बर्थ की। तो जब मैं मेल बर्थ की बात कर रहा हूँ तो मेल में 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकली वो 800 इंटू 4 से 0। अब अगर मैं 0 मेल की बात कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 4 मेल तो हो ही, 4 फीमेल हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है वहाँ पे, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स एटलीस्ट 2 बॉय, तो हम क्या करते थे, p ऑफ 2 निकाल लेते थे, ऐसे तो करते थे, समझ में आ गया ना कि जिस तरीके से वहाँ पे करा है उसी तरीके से करा है। तो n ऑफ 0 अगर मान लीजिए कि p और q की प्रोबेबिलिटी है मेल और फीमेल बर्थ की, तो हम n ऑफ p निकालेंगे, तो n ऑफ p के लिए क्या आ जाएगा, n ऑफ 0 बॉय के लिए, n ऑफ 1 बॉय के लिए, n ऑफ 2 बॉय के लिए, n ऑफ 3, n ऑफ 4 बॉय के लिए, ठीक है। वैल्यू पुट करके जैसे एक का निकाला है इसी तरीके से सबके लिए निकालेंगे आप, एक का उसने दिखा दिया है, ठीक है। NC0 दैट इज 4, क्योंकि 4 डेटा है हमारे पास, बेसिकली क्लियर है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, हमारे पास 4 है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि 4 चिल्ड्रंस आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ठीक है, हैविंग द 4 चिल्ड्रंस। तो अब देखिए, अब n ऑफ 0 आ जाएगा, दैट इज NC0, और बाकी 800 से मल्टीप्लाई होगा टोटल नंबर फैमिली से डिवाइड बाय 1/2, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है 1/2 है, होल पावर r की वैल्यू 4, ना r की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन q में जब रखोगे तो 1/2 होल पावर n माइनस r दैट इज 4 - 0। अब ठीक है, वो 1/2 होल पावर 4 हो गया। इसी तरीके से n ऑफ 1 निकालेंगे, n ऑफ 2, n ऑफ 3, n ऑफ 4, इन सब के करस्पॉन्डिंग पुट कर देंगे, और फिर आपको पता ही है o i माइनस e i का होल स्क्वायर डिवाइड बाई e ऑफ i, इन सब का सम ले लेना, सम लेके जो आंसर आएगा वो 19.633 आया। बेसिक काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी आई, 9.49। आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाइनोमियल में कितनी होती है, n-1, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 9.49 आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो एच नॉट इज रिजेक्टेड, क्लियर हो गया। कर लेंगे आप इस टाइप का सवाल। बाकी एक क्वेश्चन में जो है इसमें और आपको लगा दूंगा एग्जाम्पल नंबर 5, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब सीधे देखते हैं क्वेश्चन हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। व्हेन द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द 392 पेजेस ऑफ अ बुक of a book of 1200 pages were read, the distribution of printing mistakes were found as follows. The number of mistakes इस पेज पे कितनी है, इतनी है, नंबर ऑफ पेजेस आपको दिए हुए हैं, आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है टू द अबव डेटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट। तो नल हाइपोथेसिस क्या ले लेंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट टू डेटा। अब इसमें आप पहले मीन निकालेंगे। मीन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जरूरत पड़ती है, अगर मैं n ऑफ इसका p डिफाइन करूँगा तो दैट विल बी नथिंग बट n इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, और p ऑफ एक्स इक्वल टू आर यहाँ पे क्या होता था, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, और लेमडा क्या होता था, मीन होता था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, पिछली यूनिट में जब हमने कवर करा था। तो लेमडा क्या आ जाएगा, अब कैसे निकालते थे मीन, समीशन एफ एक्स, भाई ये f है और ये x है, तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन f से मीन आ जाएगा, क्लियर है। तो 189 डिवाइड बाई 392 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4821, क्लियर है। यहाँ से आपका आ गया मीन। अब मीन आ गया तो n ऑफ x इक्वल्स टू n इंटू पी ऑफ एक्स, मैंने यही कहा था, तो n की वैल्यू कितनी होगी 392, p ऑफ x की वैल्यू e की पावर में
वो वैल्यू कौन सी वैल्यू, दैट इज़ ई की पावर में ई की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा की पावर एक्स, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये तो हमने किसी भी एक एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए निकाल लिया, हमें किसके लिए चाहिए, हर प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए, तो हर प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए हमने निकाल के दिखा दिया इन सब में वैल्यू। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो अब समझिए। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ओ आई और ई आई का सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो ओ आई का सम आया दैट इज समीशन एफ, जो लास्ट में हमने निकाला था वो हमारा कितना था 392। तो अगर वह 392 था तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम है वो भी हमारा 392 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, राउंड ऑफ करा, क्योंकि डायरेक्टली सम करने पर 392 नहीं बन रहा था, हमने क्या करा, राउंड ऑफ करा। तो 242.05 का राउंड ऑफ करेंगे तो 242.1 हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस के लिए, तो 116.7 हो गया, इसका 28.1 हो गया, इसका 4.5 हो जाएगा, इसका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इन सब से हमने लिख दी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, काय स्क्वायर कैसे निकालेंगे। काय स्क्वायर देखिए, यहाँ तो आपको पता है वाई माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ आई कर देंगे। अब ये जो मैंने ग्रुपिंग करी है ये क्यों करी है, ये जो ग्रुपिंग करी है ये क्यों करी है वो समझते हैं। पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में आते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू में रेंज ऐसी होनी चाहिए कि वो 5 से बड़ा नंबर दे। तो इन सब का सम करने पर 5 से एक बड़ा नंबर आ रहा था, 5 के बराबर नहीं, 5 से बड़ा नंबर कितना है 5.1। तो अगर इनको 4 को क्लब करा है तो इधर से ये भी 4 क्लब हो जाएंगे, और अगर ये 4 क्लब हो गए तो इन सब का सम कितना है 5.1, इन सब का सम कितना है 15। तो 15 माइनस दैट इज ऑब्जर्व माइनस यही होता है ना, 15 माइनस 5.1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई ऑफ आई दैट इज ई ऑफ आई दैट इज 5.1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, और इन दोनों के इसमें से इसको घटाओगे तो जो आंसर आएगा स्क्वायर करके वो 98.0 बना जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या करा, हमें सारे डेटा का नहीं निकालना पड़ा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको एक क्लब करा, इसको क्लब करा। क्यों क्लब करा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारी जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं हो सकती, एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। बेटर तो 10 होता है बट जनरली 5 फॉलो करते हैं हम। ठीक है, तो अगर ये 4 क्लब हुए तो ये भी हमारे 4 जो है वो क्लब हो जाएंगे। इस तरीके से देखो टोटल भी हमारा बराबर बैठ गया, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया 40.937 इन सबका सम करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मत कर देना कि 7 माइनस 4.5 कर रहे हो फिर उसका स्क्वायर करके डिवाइड ऑफ आई कर रहे हो, फिर इसका भी निकाल रहे हो, इसका भी निकाल रहे हो, इसका भी, सबका नहीं निकालना। तो ये कंडीशन चेक करते जाना है। अब का स्क्वायर कैलकुलेटेड में क्या आ जाएगा, समीशन ओ ऑफ आई माइनस ई ऑफ आई का दैट इज 40.937 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे समझो, ये जो मेन पार्ट है वो समझना आना है। 7 तो टोटल हो गया भाई, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन हो गए। माइनस मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में n-2 होती है। अब n-2 लिखने का कारण था, यहाँ पे ये जो -1 2 बार लिखा हुआ है ये बात वही है। ठीक है, n-2 कर दूँ तो n-2 ऐसे करोगे तो 7 - 5 आ जाएगा। ठीक है, अब -3 क्यों हुआ इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, अब समझो, पहले तो -1 पहले इसी कंसेप्ट समझते हैं कि बुक क्या कहना चाह रही है। बुक ये कह रही है कि 7 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ठीक है, आपने जो लैम्डा निकाला उसकी वजह से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो -1 कर दो। दूसरा, अब आपने जब अप्रॉक्सीमेशंस करे उसमें भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट कर दी तो -1 इसलिए करो, और ये हर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होना है, इसलिए n-2 का फॉर्मूला जनरल है। अब ये -3 क्यों करा गया, क्योंकि हमने क्लबिंग कितने की करी, हमने क्लबिंग करी है 4 की, तो 4 - 1 जो नंबर आएगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पर 2 की क्लबिंग होती है तो 2 - 1 = 1, तो 1 जो है इसमें आप माइनस करते। क्लियर है, अगर मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन को आपने क्लब कराया तो 5 - 1 तो जो आंसर आता 4 यहाँ पे माइनस होता। क्लियर है, 3 की जगह 4 या 1 जो भी होता। समझ में आ गई चीज़, क्लियर रहनी चाहिए। इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 2। वैसे करते तो क्या करते n-2 -3 अलग से लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो वही चीज़ है जो मैंने बोला। ठीक है, तो टेबलेटिव वैल्यू कितनी आ गई काय स्क्वायर की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 5.99 में, दैट इज लेस देन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू, सो H0 इज रिजेक्टेड। H0 क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट हो गया। सो वी कंक्लूड दैट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ गुड फिट टू द गिवन डेटा। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को बढ़ते हैं या हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का वो यही था कि आप समझिए कि किस तरीके से हमने जो है क्लबिंग करी हुई है, किस तरीके से हमने जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बायनॉमियल का दिखा दिया मैंने, पॉइसन्स का दिखा दिया, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और अटैच कर दूंगा PDF में, वहाँ से आप पढ़ लेना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्लबिंग 2 की हुई है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस होगा, बाकी 2 -1 तो -1 चलेंगे क्योंकि एक लैम्डा निकालने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशंस के लिए, तो वैसे करोगे। ठीक है, तो वैसे माइनस करोगे या सिंपली n-2 कर दो, बात देखिए। अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक काय स्क्वायर टेस्ट का ही पार्ट था। मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, काय स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ फिट फॉर्म ने देख लिया, काय स्क्वायर टेस्ट थ्योरी और एक्सपेरिमेंट की क्वेश्चंस में देख लिया। अब काय स्क्वायर टेस्ट आया एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए। काय स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, अनोवर्स टेस्ट से क्वेश्चन बनता है, टी टेस्ट से क्वेश्चन बन सकता है, एफ टेस्ट से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन किसी भी टेस्ट से बन सकता है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी काय स्क्वायर टेस्ट की अनोवर टेस्ट की ज़्यादा रहती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब काय स्क्वायर टेस्ट में टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस
तो हमें काई स्क्वायर में 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, पहले तो नॉर्मल वाला, दूसरा गुडनेस ऑफ फिट वाला, और थर्ड होता है हमारा टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाला। तो ये लास्ट है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट में। काई स्क्वायर टेस्ट में तो हमारा जो H0 होता है, इसमें हम लेते हैं कि 2 एट्रीब्यूट जो हमें दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, H0 आपको हमेशा यही लेना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर चेक करने के लिए कहा गया है कि दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको क्या लेना है, 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। अब इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है वो इस तरीके से निकलती है कि पहले 4 डेटा दिया हुआ है, तो इसकी जो रो है उसको हमने, जो इसके कॉलम्स है उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, जो इसकी रो है उसको हमने S से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी R-1, बेसिकली कितने कॉलम है -1 कर दो, कितनी रो है उसमें से -1 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो R-1 इंटू S-1, ये क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके लिए क्या होता है कि ये जो टेबल बनी है इसके लिए एक और टेबल कंस्ट्रक्ट होती है, वहाँ से वैल्यू निकलती है। कैसे निकलती है, तो अगर इस कॉलम के लिए वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, A प्लस बी, इसके हॉरिजॉन्टल वाला एडिशन, इसके वर्टिकल वाला एडिशन, इसके हॉरिजॉन्टल वाला, इसके वर्टिकल वाला। ये जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि इसका काम आएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ A प्लस बी A प्लस सी, ये तो आप समझ गए जब मैंने बोला कि इसमें हॉरिजॉन्टल एडिशन, इसका हॉरिजॉन्टल एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आया, डिवाइड बाय टोटल का सम, टोटल का सम हो गया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, कैपिटल N इज नथिंग बट A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारे बॉक्सेस का सम। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आ गया A1, यहाँ से क्या गया B1, यहाँ से आ गया C1, यहाँ से आ गया D1। क्लियर है, वही लिख भी रखा है कि जब इसमें करोगे तो C प्लस A C प्लस डी, इधर करोगे तो D प्लस बी D प्लस सी, वही लिख रखा है। क्लियर है, अब A1 B1 C1 D1, अब क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है ABCD, E ऑफ आई दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने क्या निकाली A1 B1 C1 D1, बाकी फार्मूला वही लगेगा OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E ऑफ आई समीशन के साथ काई स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल। क्लियर है, अब क्वेश्चन देख लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, वही आपका सारा काम क्लियर कर देगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ द गुड एंड द बैड पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द 3 शिफ्ट्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, गुड और बैड पार्ट्स की गिनती देती है। तो अब इसमें डे शिफ्ट दिया हुआ है, गुड पार्ट्स का, बैड पार्ट्स का टोटल दिया हुआ है, इवनिंग शिफ्ट भी आपको गुड और बैड पार्ट दिया हुआ है, बाकी टोटल, नाइट शिफ्ट में इतने गुड पार्ट निकलने हैं, इतने बैड पार्ट निकलने हैं, और ये आपको टोटल दिया हुआ है। आप समझिए, टोटल यहाँ का भी टोटल लिखा हुआ है, यहाँ का भी टोटल लिख दिया, यहाँ का भी टोटल लिख दिया, सबका मतलब इधर का टोटल, इधर का टोटल, इधर का टोटल ये लिखा हुआ है, इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, और इन सब का टोटल ये जो है, ये पूरी सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल 2985 है। बेसिकली आप इसे ऐड करो तब भी आंसर एक ही आने वाला है, इन दोनों को ऐड करो तब भी आंसर एक ही आने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट करना है वेदर और नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द बैड पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट ऑन विच दे वर। तो इंडिपेंडेंट वर्ड आ गया, मतलब इंडिपेंडेंट चेक करनी है, तो काई स्क्वायर वाला जो है क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो H0 क्या लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द बैड पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट, हमने ये लिख दिया, या ऐसे बोल दे 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, बात एक ही है, कुछ भी लिख दें, बट ये ज़्यादा सही रहेगा। लास्ट में आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, दैट इज 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी को और बढ़ा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को बेसिकली क्या याद ही रहेगा कि हाँ 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, बेसिकली इसमें H0 होता है, तो वो आपको होता है इसे नहीं जल्दी से पढ़ पाए या समझ आए, गलत समझे, इसलिए तो आप लिखते हैं दैट इज 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना नहीं दिया हुआ है, तो 5% मान के चलेंगे, दैट इज 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था कि जितने भी कॉलम हैं उसमें से -1 करो, कॉलम कितने हैं 2, -1 करो, कितना आ गया 1, तो R-1 दैट इज सॉरी R-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ देखो R-1 है 2-1, ठीक है, मैंने बाद में लिख दिया, तो 2-1, और अगर इसके लिए निकालेंगे तो कॉलम में से एक घटा दो, तो कितने कॉलम है 3, 3-1, तो 3-1 इंटू 2-1, आंसर कितना आया 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 2 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लिखेंगे, अब इसके बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल का एक पार्ट बता दे रहा हूँ, जब आप इसके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे बेसिकली 6 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इसके लिए बनेंगे। जब ये वाला कॉलम निकालेंगे तो 960 + 40 डिवाइड बाय 960 + 40 इंटू होगा इस पूरे का सम, दैट इज 2850। अब या तो ऐसे लिख दो 2850, अब यहाँ तो डायरेक्टली दिया हुआ है तो 2850 हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज 960 + 940 + 950 ऐसे लिखते, समझ में आ गई। और इधर 960 + 940 हमने डायरेक्टली यूज़ करा है 2850 इंटू 1000 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है इन सबका सम, इन सबका सम आपको देखो वैसे भी दिया हुआ 2985। क्लियर है, तो अब अगर आप देखें तो मैंने वही कर रखा है। ठीक है, डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ को निकाला हुआ है, एक में करके दिखा दिया, बाकी सब में शॉर्ट में लिख दिया है, अब आप समझ जाएंगे किस तरीके से वैल्यू निकली है। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई। अब O ऑफ आई की वैल्यू लिखना, E ऑफ आई की वैल्यू लिखना, ध्यान से लिखना। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है कि ये वाली वैल्यू कहीं वो किसी और के साथ मैच करते, मतलब ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख दी, ये वाली वैल्यू इधर लिख दी, इसलिए मिसमैचिंग नहीं रहनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू इधर नहीं, इसकी वैल्यू इधर नहीं, जिसके साथ जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो मैच कर दी, बाकी OI माइनस EI का होल स्क्वायर आपको पता ही है, डिवाइड बाई E ऑफ आई। आंसर निकालेंगे, इन सब का सम लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हो गई। जो काई स्क्वायर टैबुलेटेड से वैल्यू जो है वो छोटी है, और छोटी है तो हमारा H0 क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। सो द 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। निकालना तो आ गया ना, काई स्क्वायर टैबलेटेड की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे जो हमने निकाली R-1 S-1 से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आई थी। ठीक है, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ये लास्ट टॉपिक जिसमें हम करेंगे, जो हमारा टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद टेस्ट इसके कंट्रोल चार्ट आ जाएंगे, दैट इज अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट इज बेसिकली फॉर द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को ही चेक करता है, बट जब सैम्पल साइज ग्रेटर देन 2 है, जब सैम्पल साइज कैसा है, ग्रेटर देन 2 है, 3 है या 4 है, तब हमारा बेसिकली अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं।
अच्छा, उससे पहले अगर मैं अनुभव से पहले बढ़ूँ, अनुभव पे बढ़ूँ, उससे पहले आप इसी का एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो। मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन क्या है? कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ स्मॉल पॉक्स एज एविडेंस बाय द फॉलोइंग डेटा ऑफ 1482 पर्सन्स एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स इन अ लोकेलिटी। अब आपको टोटल पर्सन्स कितने दिए हुए हैं? 1482। तो ये टेबल बनी नहीं मिली थी, ये टेबल बनानी है आपको। क्लियर हो गया? ये टेबल नहीं बनी हुई है, टेबल बनानी है आपको। कैसे बनानी है वही बता रहा हूँ। टोटल दिया हुआ है 1482। क्लियर है? क्या दिया हुआ है कि वैक्सीनेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स में कुछ बंदों को वैक्सीनेट करा गया, कुछ नॉन वैक्सीनेटेड रह गए। नाउ 368 इन ऑल वर अटैक्ड। तो कुछ अटैक्ड हुए, मतलब स्मॉल पॉक्स का कॉलम इधर है, इसमें कुछ अटैक्ड है, कुछ नॉन अटैक्ड है। क्लियर है? सिमिलरली वैक्सीनेशन का कॉलम इधर है, तो इसमें वैक्सीनेटेड है और नॉन वैक्सीनेटेड है। ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे वैक्सीनेशन कॉमन सेक्शन और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स। क्लियर है? तो इसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड टोटल संख्या आपको दी हुई है 1482। पहली चीज़। अब आगे बढ़े। 368 इन ऑल वर अटैक्ड ऑफ दीज 1482 पर। इनमें से 368 अटैक हुआ, तो 368 जिन पे अटैक आया, तो वो जो अटैक वाले हैं टोटल इतने हो गए। क्लियर है? अब अगर इसका डेटा पता है, इसका डेटा पता है, तो इसमें से ये दोनों का सम पे ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस वाले कॉलम की टोटल में से इसको माइनस करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1114। क्लियर है? तो यहाँ से ये निकाल लिया। ठीक है, पहली चीज़ समझ आ गई। एंड 343 वर वैक्सीनेटेड, 343 वैक्सीनेटेड थे, मतलब वैक्सीनेटेड का टोटल दिया हुआ है। एंड ऑफ दीज ओनली 35 वर अटैक, जिनमें से 35 अटैक हुए, जिनमें से 35 अटैक हुए। अब आपको ये डेटा पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल लेंगे, और ये पता है, ये पता है, तो आप ये भी निकाल लेंगे माइनस करके। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का सम ये होता है, इन दोनों का सम ये होता है। क्लियर है? ये आ जाए, ये आ गया, तो आपको पता है कि वैसे तो आपको ये भी पता है कि ये और ये है, तो ये आ जाएगा। ठीक है? और ये आ गया, तो इन दोनों के सम से ये आ जाएगा। ये बस टेबल का कंस्ट्रक्शन बताना था। बाकी तो आपको पता ही, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा वैसे का वैसे आप करते चले आएंगे। टेस्ट करेंगे। एच नॉट क्या मान लेंगे? द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स वैक्सीनेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है? तो अगर एच नॉट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, तो क्या देंगे हम कि हमारी वैक्सीनेशन जो है रिगार्ड हो सकता है स्मॉल पॉक्स के लिए। क्लियर है? बस इस तरीके से। अब सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अनोवा टेस्ट की तरफ। ठीक है? तो जो सैम्पल साइज हमारे पास 3 हो गया, तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं। इसमें हम स्मॉल m जो है हमारे पास, वो कितना आ गया? हमारे पास आ गया 3। क्लियर? ही ध्यान रखना है, m मतलब कि कितने कॉलम्स है हमारे पास, बेसिकली ऐसे याद रखो डेटा कितना, 3 कॉलम से, तो m = 3 आ गया। अब मान लो इसमें एक सेट है जिसमें ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, कुछ भी हो सकती है, x1 x2 x3 टिल xn कुछ भी हो सकती है। मैंने 3 मान ली, b में 3 मान ली, c में 3 मान ली। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि एक में 3 हो तो दूसरे में भी 3 ही होंगी। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरे में 2 भी हो सकती हैं, तीसरे में 1 भी हो सकती है, तो 3 to 1 वाला चीज़ भी चल सकती है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब n1 क्या आएगा? n1 है इन तीनों में कितनी ऑब्जर्वेशन, ए में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। क्लियर है? तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। 5 भी हो सकती हैं, हो सकता है ए के लिए 3 हो, बी के लिए 2 हो। ठीक है? तो ध्यान रखना कि n1 3 आया, n2 कितना आया? 3, n3 3 आया। यहाँ तो सब में 3 आया, तो आपने कहा हमेशा बराबर होता है, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है? अलग भी हो सकता है। तो n1 3 है, n2 3 है और n3 3 है। अब कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N होता है n1 + n2 + n3, तो कितना हो जाएगा? 9। 3 3 ज़ा 9। क्लियर है? या बेसिकली ऐसे ऐड करो, 3 + 3 + 6 + 3 9। क्लियर? अब इसमें करते कैसे हैं? पहला पार्ट ग्रांड टोटल निकालते हैं। ग्रांड टोटल नाम से पता लग रहा है टोटल कर रहे हैं हम सारी क्वांटिटी का। तो इन सब का सम, अब इन सब का सम करो, या आप समीशन ए लिख दो, समीशन बी लिख दो, समीशन सी लिख दो, उन सब का सम कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? और समीशन है, समीशन भी, समीशन से। क्लियर है? पहला पार्ट होता है ग्रांड टोटल निकालना। अब आपने ग्रांड टोटल निकाल लिया, इसके बाद जो काम होता है वो होता है करेक्शन फैक्टर निकालना। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं? करेक्शन फैक्टर निकलता है जीटी के होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन। जीटी होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन, तो जीटी का होल स्क्वायर मतलब इन सबका जो भी आंसर आया उसका होल स्क्वायर कर देना, डिवाइड कर देना कैपिटल एन से, दैट इज n1 + n2 + n3 से। क्लियर है? इसके बाद निकालते हैं हम इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसमें सम ऑफ स्क्वायर में 3 पार्ट निकलते हैं। पहला निकलता है सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड सम ऑफ स्क्वायर विदिन। तो जब पहला एसएस टोटल निकालेंगे तो दैट विल बी समीशन ऑफ सैंपल xi स्क्वायर, विच मीन्स कि आपको सैंपल जो पहला वाला है उसकी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है और फिर उसको ऐड करते हुए लिखना है, प्लस समीशन सैंपल xj स्क्वायर, जो दूसरा है सेट, जो मान लीजिए बी वाला है, उसकी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके उसका सम करके इधर लिखना है। सिमिलरली x के जितने कॉलम है उन सब में यही करना है, माइनस करना है करेक्शन फैक्टर को, यहाँ से निकलेगा एसएस टोटल। ध्यान रखना एग्जाम में माइनस करेक्शन फैक्टर बच्चे करना भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को जरूर लिखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। समीशन सैंपल xi, अब एसएस बिटवीन कैसे निकलता है? इसमें हमने जो सैंपल आया xi का, मतलब जो टोटल ए का सम था समीशन ए का, उस पूरे का स्क्वायर करके डिवाइड करा है n1 से। n1 क्या है? स्मॉल n1, ध्यान रखिएगा। स्मॉल n1 कितना था? 3, उसमें 3 था, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं।
इसी तरीके से दूसरे के लिए, इसी तरीके तीसरे के लिए, चौथे के लिए, टिल n माइनस करेक्शन फैक्टर लास्ट में। एस एस बिटवीन आ गया, एस एस टोटल आ गया, तो एस एस विद इन निकाल लेंगे, टोटल माइनस एस एस बिटवीन से। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप करेंगे, एम एस एस बिटवीन और एम एस एस विद इन निकालेंगे। एम एस एस होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकाला तो एस एस बिटवीन डिवाइड बाय स्मॉल एम माइनस वन। स्मॉल एम माइनस वन, स्मॉल एम कितना था 3, क्योंकि 3 सैंपल थे, तो एम स्मॉल एम माइनस वन से इसकी आ गई। तो एम एस एस विद इन निकालना है, तो एस एस विद इन अपॉन में एन माइनस एम। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें पूछूँ तो एफ टेस्ट में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है, आपको पता है, ठीक है। तो एफ स्टैटिस्टिक्स जब अप्लाई करेंगे तो दैट इज विल बी एम एस एस बिटवीन अपॉन एम एस एस विद इन, ये रहेगा फॉर्मूला। बाकी एम माइनस वन कॉमा एन माइनस एम। एम माइनस वन क्या है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एम एस एस की, एम एस एस विद इन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एन माइनस एम है। तो बेसिकली उन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम निकालेंगे। अब स्टैटिस्टिक ही होती है अनोवा टेस्ट, बट वो सिंपल साइज जब हमारा ग्रेटर देन 2 हो जाता है तब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनोवा टेस्ट को, या बेसिकली क्वेश्चन में लिखा होता है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, इट इज डिजायर्ड टू कंपेयर द 3 हॉस्पिटल्स विद द regard to the number of deaths per month. A sample of the records were selected from the record of each hospital and the number of deaths is given below. From these data suggest a difference in the number of deaths per month among 3 hospital. आपको 3 हॉस्पिटल दिए हुए हैं, इनका डेटा दिया हुआ है, अब आपको उस पर टेस्ट करना है। तो अब दिखाते हैं। तो H0 क्या ले लिया, देयर इज नो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेथ्स पर अमंग द 3 हॉस्पिटल, जो मानने के लिए कहा गया। H1 देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसका उल्टा हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। अब समझ, ए बी सी दिया, एम की वैल्यू कितनी है 3, N1 N2 N3, इसमें तीनों 5 के बराबर है इसलिए ऐसे लिख दिया, अलग अलग भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसका सम आ गया 15, इसका सम आ गया 20, इसका सम आ गया 25। जीटी क्या था, टोटल का स्क्वायर, टोटल का सम, तो टोटल का सम आ गया, तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम करो, या आपको या पहले ही निकाल के बैठे हुए तो 15 + 20 + 25 कर लो, 60 आ गया। सी एफ निकाला तो सी एफ दैट इज करेक्शन फैक्टर, पूरा एग्जाम में लिख के आना, या तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जीटी का उसका ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है हमारे पास, कैपिटल एन कितना है हमारे पास, कैपिटल एन का मतलब हुआ N1 + N2 + N3, दैट मीन्स ये कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, ये कितनी है 5, ये कितनी है 5, तो 5 + 5 + 5 15 आ गया, सी एफ आ गया। अब निकालेंगे एस एस टोटल, तो एस एस टोटल कैसे निकलेगा, मैंने बताया हर एक्स में बेसिकली जो भी आपका ए है, बी है, सी है, उसकी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, उसको ऐड करो, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, जो भी आंसर आया वो आपने इधर रख देना है, दैट इज 59 डिवाइड बाय N1 कितना है 5। सिमिलरली यही आपको इसके लिए भी करना है, यही आपको सी के लिए भी करना है, माइनस लास्ट में करेक्शन फैक्टर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40। क्लियर है। एस एस बिटवीन क्या करेंगे, जो सम का स्क्वायर आया, मतलब जो सम है उसका स्क्वायर करना है, जो सम आया उसका स्क्वायर करना है, 15 स्क्वायर 20 स्क्वायर 25 स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से 15 स्क्वायर 25 20 स्क्वायर 25 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 डिवाइड बाय N2 डिवाइड बाय N3 माइनस करेक्शन फैक्टर इक्वल टू 10, ठीक है, ये 10 आ गया। अब एस एस बिटवीन आ गया, एस एस टोटल आ गया, एस एस विदिन निकालेंगे तो एस एस विदिन आ गया 30। क्लियर है। अब एम एस एस निकालेंगे, तो एम एस एस निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है हॉस्पिटल्स की। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हॉस्पिटल की कितनी हुई स्मॉल एम माइनस वन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की कितनी हो गई एन माइनस एम, ठीक है। अब कैसे इसकी अनोवा की टेबल बनती है, टेबल में लिखेंगे एक कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर, तीसरा लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथा लिखेंगे मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएंस रेशियो या एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो बिटवीन सैंपल विद इन सैंपल, अब बिटवीन सैंपल में सम ऑफ स्क्वायर कितना आया था 10, विद इन सैंपल का सम ऑफ स्क्वायर कितना आया 30, अभी हमने देखा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल की कैसे निकालते थे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो बिटवीन के लिए क्या था एम एस एस बिटवीन डिवाइड बाय स्मॉल एम माइनस वन, तो स्मॉल एम माइनस वन से 2 आ गया, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हॉस्पिटल हो गई। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहा जाता है मशीन और उनकी प्रोडक्टिविटी को टेस्ट करना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मशीन्स होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो 2 आ गया। विद इन सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है एन माइनस एम से, कैपिटल एन माइनस एम से, तो कैपिटल एन माइनस एम कितना आया 12, तो यहाँ से 12 आ गया। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर आपको पता है बिटवीन की कैसे निकलती है एम एस एस बिटवीन डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है स्मॉल एम माइनस वन, बात की है तो 5। अब देखिए दूसरे में 30 दैट इज 30 डिवाइड बाय 12, क्लियर ना, सम ऑफ स्क्वायर एम एस विद इन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस एम 30/12, और आपको पता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है तो वही ऊपर रखा जाता है, तो 5 डिवाइड बाय 22.5 कर दिया, दैट इज क्या लिखेंगे इधर हम, इधर क्या लिखते थे, इधर लिखते थे एम एस एस बिटवीन डिवाइड बाय एम एस एस विद इन, अगर एम एस एस विद इन बड़ा होता तो एम एस एस विद इन अपॉन एम एस एस बिटवीन करते, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 2,12 के लिए, ऊपर वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, नीचे वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, क्लियर है। तो एफ की टेबल में 2 न्यूमरेटर की डिग्री है, 12 डिनोमिनेटर की डिग्री है, ठीक है। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो भी वैल्यू आएगी वो आप चेक करेंगे, बाकी यहाँ तो 2 आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे टैबलेटरी वैल्यू न्यू1 न्यू2 की वैल्यू कितनी है 3.89, तो ये वैल्यू कैसी आई छोटी आई, तो हेंस वी कैन से दैट द एच नॉट इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डेथ्स पर अमंग द 3 हॉस्पिटल, ठीक है, वो बिल्कुल सही है डेटा, मतलब कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है उसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक ही मेथड आता है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं।
कोडिंग मेथड को बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो कोडिंग मेथड कुछ नहीं है, एक ऐसा मेथड जिसमें अगर ऑब्जर्वेशंस का क्वांटिटी बहुत बड़ी है, जैसे कि अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन छोटी-छोटी थी 3 4 3 5 0, तो कैलकुलेशन आसानी से हो गई। मान लीजिए यहाँ पे होती ऑब्जर्वेशन 30 35 31 32 30 30 32 33 34 35 30 31 32 30 36 इस तरीके से कुछ भी होती। अब ये हमने मान ली, कुछ भी बोला मैंने नंबर। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो ये कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, उसे शिफ्ट करते हैं एक ओरिजिन की तरफ। तो शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिन या शिफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट टू आर्बिट्री पॉइंट, ये कोडिंग मेथड बात एक ही है। आपको किसी भी उसका एक मीन मान लो, आपने जैसे देखा कि मैंने ये सारी 30 के अराउंड बोली वैल्यू, तो मैंने मान लीजिए 30 में ले लिया, तो अब मैं हर ऑब्जर्वेशन में से 30 माइनस करूँगा। जैसे कि अगर इस पॉइंट पर होता 30 तो 30 माइनस 30 0 हो जाता। इधर अगर 25, अगर इधर होता 32 तो 32 माइनस 32 रह जाता। इस तरीके से आप सबके लिए निकालते हैं और फिर जो फाइनल टेबल बनती उसके बेस पे आप GT CF SS टोटली वो सब निकालते। क्लियर है? बाकी चीज़ें वही रहती, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज़ को छोटा करने का ये मेथड है। क्लियर है? आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो है हमने इसमें सारे टेस्ट बाइंड अप कर लिए। ठीक है, सारे टेस्ट की एंडिंग पे हम पहुंच गए हैं। अब सीधे आते हैं कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने सारे का सारा टॉपिक कवर कर लिया। बाकी कोडिंग मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चंस लगाएंगे आप बुक से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। अब देखिए, इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे पास पार्ट आता है कंट्रोल चार्ट्स का। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो 2 नंबर में ये जो पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो पार्ट पूछ लिया था, टाइप 1 टाइप 2 एरर और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, ये सब बताया था। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से भी 2 नंबर में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कि व्हेन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल, इंप्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी और सॉल्व द क्वालिटी प्रॉब्लम, उसी को हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स टेक्निक हमने लगाई जिससे कुछ क्वालिटी में कंट्रोल हुआ, कुछ इंप्रूव हुआ एंड मेंटेन द क्वालिटी और सॉल्व द क्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए होता है। बाकी इसमें हमारे पास कंट्रोल चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। बेसिकली इतना ही होता है। एडवांटेजेस होते हैं इसके बहुत सारे, एफिशिएंसी, रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, जो भी हमारा अनकवर्स कॉस्ट, जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है वो सब हमारा रिड्यूस हो गया स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से, एफिशिएंसी बढ़ गई, इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट हुआ, अधेरेंस टू स्पेसिफिकेशन, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अब देखते हैं टेक्निक्स फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो अब टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? प्रोसेस कंट्रोल होती हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल होती हैं। ये 2 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एक ही ट्यू में, कि प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल क्या होते हैं, या बेसिकली स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को आप बताएं। तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है मॉनिटरिंग और मेजरिंग की वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, वही है। और प्रोडक्ट कंट्रोल क्या है? इज द इंस्पेक्शन ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स टू असर्टेन वेदर दे आर फिट टू बी डिस्पैच्ड और नॉट, वो फिट है या नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। और प्रोसेस में प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? अब कंट्रोल चार्ट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। कंट्रोल चार्ट को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहला बांटा कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल और कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल में हमारे पास आते हैं एक्स बार चार्ट या आर चार्ट। ठीक है, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स में सी चार्ट, एनपी चार्ट एंड पी चार्ट आता है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड द रेंजेस ऑफ अ लेंथ ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम 10 सैंपल्स ईच ऑफ साइज 5. The specification limits for length are 200 plus minus 5 cm. Construct the X bar and the R chart and examine whether the process is under control and state your recommendations. कैसे करेंगे समझते हैं। सैंपल दिए हुए हैं, मीन दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है। इसमें आपको मीन और रेंज दिया हुआ है। अब इसमें से क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। जब ऐसा होगा तो आपको मीन दिया होगा और रेंज दिया होगा, सैंपल्स दिए होंगे। अज्यूम करने के लिए कहा गया कि एन को 5 मान लीजिए, A2 को 0.58। अब ये कुछ कोएफिशिएंट्स हैं, इनका आपको वैल्यू को ध्यान रखना है। D4 2.11 और D3 की वैल्यू 0। अब कंट्रोल लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा जब एक्स बार चार्ट निकालते हैं तो हम उसकी कंट्रोल लिमिट्स निकालते हैं। सिमिलरली जब आर चार्ट निकालते हैं तो उसकी भी कंट्रोल लिमिट्स निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लिमिट। अब सेंट्रल लिमिट होती है हमारी CL, जो हमारी आती है कितनी, 200। अब ये 200 कैसे आई समझते हैं। अब देखिए, इसमें CL की वैल्यू 200 ऐसे आई कि जब हम इसमें जो फॉर्मूला होता है हमारा CL का, ये सेंट्रल लिमिट का, वो हमारा कितना होता है, जो एक्स बार है उसका भी बार ले लो, मतलब मीन का भी मीन। तो मीन का मीन मतलब इन सब सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो सम आएगा वो आएगा 200.3। यहाँ पे उन्होंने 200 ले लिया, आप 200.3 लेंगे। क्लियर है? कितना लेंगे, 200.3। अगला जो UCL का फॉर्मूला निकलता है, ये तो CL का आ गया एक्स डबल बार, जो यहाँ लिखा हुआ है। UCL होता है एक्स डबल बार प्लस A2 R बार। तो अपर अगर कंट्रोल लिमिट प्लस में है तो लोअर कंट्रोल लिमिट माइनस में हो जाएगी, तो माइनस A2 R बार। बात क्लियर हो गई? अब ये म्यू मत देखो, अभी आप देखो एक्स डबल बार प्लस A2 R बार। एक्स डबल बार की वैल्यू कितनी है, 200.3। क्लियर है?
आप सम करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 200.3, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स बार बार की वैल्यू हो गई। अब A2 की वैल्यू आपको मेंशन्ड है, आर बार की वैल्यू मतलब आर का मीन इन सब सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 46 डिवाइड बाई 10 दैट इज 4.6, ठीक है। ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास 200 इंटू प्लस 0.5 इंटू 4.6 अपर कंट्रोल लिमिट आ गई एक्स चार्ट की, एक्स बार चार्ट की, और लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई 197.32 एक्स बार चार्ट की। तो हमने CL निकाल दिया, UCL निकाल दिया, LCL निकाल दिया। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ कंस्ट्रक्ट एस बार चार्ट, तो एक्स बार चार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आया आर चार्ट, और बाद में हमें ये भी बताना है कि प्रोसेस हमारी अंडर कंट्रोल है या नहीं है, वो कैसे बताएंगे वो भी बताऊंगा। कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट, कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट में जो CL होती है वो आर बार के बराबर होती है, तो आर बार कितना है 4.6। UCL होती है वो D4 आर बार के बराबर होती है, और LCL D3 आर बार के बराबर होती है, इसलिए D4 आपको दिया हुआ है और D3 दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपने इन तीनों की कंट्रोल लिमिट्स निकाली। क्लियर है? क्लियर हो गया। आर चार्ट और एक्स बार चार्ट कभी आता है तो आप किस तरीके से करेंगे। क्लियर? तो अब ये बताना है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। अब इसमें पूरा एक चार्ट बनता है जो ये दिखाता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है। अब वैसे तो आप ये देख लो कि कोई भी वैल्यू जो लोअर कंट्रोल लिमिट से इस अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में है तो वो रेगुलेटेड है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ तो 203 लिख दूँ या 202 लिख दे रहा हूँ पूरा नंबर, इसमें 197 लिख दे रहा हूँ पूरा नंबर, तो 201 इसकी रेंज में है, 198 इसकी रेंज में, 202 इसकी रेंज में, 200 भी इसकी रेंज में है, 203 नहीं है इसकी रेंज में, 204 भी नहीं है इसकी रेंज में। तो अगर कोई भी एक नहीं है तो आप कहोगे कि दिस प्रोसेस इज नॉट अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर है? तो अगर आप देखो, इसी को मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, तो द एक्स बार एंड द आर चार्ट से ड्रॉन बिलो, तो ये एक्स बार चार्ट बना दिया, सैंपल मीन सैंपल नंबर एक्स बार चार्ट। क्लियर है? लोअर कंट्रोल लिमिट एक बनाया, एक कंट्रोल लिमिट बना दिया, और एक अपर कंट्रोल लिमिट या अपर सेंट्रल लिमिट, इस तरीके से बोल दीजिए। ठीक है, ये सब हमने बना दिया, डायरेक्ट शेड कर दिया। अब जो भी हमारी सारी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करा, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करने के बाद देखो दो ऑब्जर्वेशन हमारी ये ऊपर जा रही थी 202.668 से, ठीक है, और एक हमारी ये बाद में नीचे गई है जो हमारी 197 से कम है। ठीक है, तो अगर ये कम है तो हमने उसको क्रॉस से दिखा दिया, और हमने कह दिया क्या लास्ट में, इट इज़ नोटेड दैट ऑल द पॉइंट्स लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट्स ऑन आर चार्ट। अब जैसे इसमें तो ये लिखा हुआ है आर चार्ट की जब बनाएंगे तो वो सब इसके लिमिट में है, LCL इसमें 0 आया, CL इसमें इतना आया, और UCL इसमें इतना आया। ठीक है, हेंस द प्रोसेस वेरिएबिलिटी इज अंडर कंट्रोल, बट इन एक्स चार्ट द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू सैंपल नंबर 5, 6 एंड 8 लाई आउटसाइड द, देयरफॉर द प्रोसेस इज नॉट इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो कोई भी नहीं है पॉइंट तो वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में नहीं है, बाकी आर चार्ट में वो सारी जो है कंट्रोल लिमिट्स के अंडर में है। ठीक है, तो द प्रोसेस शुड बी हॉल्टेड एंड इट इज रिकमेंडेड टू चेक फॉर एनी असाइनेबल कॉजेज, फ्लक्चुएशन विल रिमेन अंटिल दिस कॉजेज इफ फाउंड आर रिमूव। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गई। एक चीज़ और बतानी है कि अगर LCL कभी भी निगेटिव आता है, पहली बात तो CL निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि आपको रेंज का आप जो है मीन ले रहे हैं आर चार्ट में। सिमिलरली UCL भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी आप कुछ प्लस कर रहे हैं नंबर। क्लियर है? ठीक है, माइनस करने में LCL में आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो कभी भी आंसर नेगेटिव आता है तो LCL को 0 ले लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इफ द आंसर इज नेगेटिव LCL इज टेकन एज 0। अब यहाँ तो 0 इंटू 4.6 करने पर आंसर 0 आ गया, बट यहाँ पे अगर होता 0.2 कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती जो माइनस में ले आती है LCL को, तो आप माइनस नहीं उसे मानते, आप उसे 0 मानते। क्लियर है? आप उसे क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर नेगेटिव आया, तो आपको एक लाइन मेंशन करनी पड़ती है, आंसर इज नेगेटिव सो वी आर टेकिंग द लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन देखिए, अ ड्रिलिंग मशीन बोर्स होल्स विद अ मीन डायमीटर ऑफ 0.5230। एक मीन डायमीटर दिया हुआ है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा अपर एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट्स फॉर द मीन्स ऑफ सैंपल ऑफ 4। अब यहाँ पे आपको x डबल बार दिया हुआ है क्योंकि मीन डायमीटर दिया हुआ है इतना, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा, और n की वैल्यू दी हुई है 4। अब आपको 2 सिग्मा और 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है। ठीक है, अपर और लोअर कंट्रोल। तो इसका सिंपल फॉर्मुला होता है, बता दे रहा हूँ, उससे आप कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमने CL निकाला था तो वो तो एक्स बार था, वो आपने लिख दिया। UCL जो होता है एक्स बार, अगर आपको क्या नहीं दिया हुआ है A2 आर बार, इस तरीके से अगर A2 नहीं दिया हुआ है और आर बार नहीं अननोन है, और सिग्मा अपॉन रूट सिग्मा और n अननोन है, तो 2 सिग्मा कंट्रोल लिमिट के लिए 2 चलता है, सिग्मा अपॉन रूट n चलता है। प्लस में तो ये हो जाएगा, तो LCL क्या हो जाएगा? माइनस में ऑब्वियसली। 3 सिग्मा लिमिट में क्या हो जाएगा? +3 से हो जाएगा, +3 इसमें अटैच हो जाता है, इसमें -3। क्लियर है भाई? लोअर कंट्रोल है तो माइनस तो अटैच होना ही, बाकी सेम ही आता है, सिर्फ 3 अटैच हो जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन रूट n। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा 2 सिग्मा लिमिट के लिए आंसर, ये 3 सिग्मा लिमिट के लिए आंसर। क्लियर है? नाउ इन अ ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 1000 ब्लेड्स आर एग्जामिन्ड डेली, ड्रॉ द NP चार्ट। अब NP चार्ट मैंने आपको बताया कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स में आता है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग टेबल एंड एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ये कंट्रोल में है या नहीं है। तो डेट दी हुई है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1000। देखते रहना। समीशन NP का मतलब हुआ इन सारे वैल्यूज़ का ऑब्जर्वेशन का सम, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स वो है 166। क्लियर है? तो समीशन n कितना हो जाएगा बेटा? n तो 1000 है, बट 1000 तो ब्लेड्स हैं जो एग्जामिन हर दिन हो रहे हैं, तो 15 दिन में कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 1000, वो समीशन n हो गया। ठीक है, फ़र्क है n और समीशन n में। तो जब इसमें क्या निकालते हैं हम? NP चार्ट। अब NP चार्ट कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद फिर इसके जो ऊपर के स्टेप है वो सब बताऊँगा। इतनी चीज़ तो समझ आ गई ना? ठीक है,
ये सब क्यों निकाला अभी इसके बारे में बताते हैं। इसमें जो सी एल निकलता है एन पी चार्ट में वो निकलता है एन पी बार से, क्लियर है। और यू सी एल क्या निकलता है एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार को क्यू बार भी लिखा जाता है कई बार, ठीक है, इस चीज़ का। तो अगर ये प्लस में है तो माइनस में ऑब्वियसली एल सी एल हो जाएगा, प्लस माइनस बोल सकते हो, क्लियर है। अब कैसे निकाला, तो अब पी बार कैलकुलेट करना है। पी बार कैसे निकलेगा, समीशन एन पी अपॉन समीशन एन पी की वैल्यू कितनी है 166 डिवाइड बाय समीशन एन की वैल्यू इतनी है, आंसर आ गया इतना। अब यह तो आया पी बार की वैल्यू, आपको चाहिए क्या एन पी बार, आपको चाहिए क्या एन पी बार, तो बेसिकली आप एन दैट इज 1000 इंटू 0.011 करोगे तो 11 आ गया एन पी बार, तो सी एल आ गया आपके पास एन पी बार। अब यू सी एल कैसे निकालेंगे, एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एन पी बार 1 माइनस पी बार से, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई यू सी एल की, फिर एल सी एल की। तो एन पी चार्ट इज ड्रॉन। अब एन पी चार्ट आपको बना देना है, ध्यान रखना है हर क्वेश्चन के बाद इसमें चार्ट जरूर बना के आना है। और चार्ट बना दिया तो आंसर आपने देखा कि सारी लिमिट जो अंडर इसमें है, तो हमने क्या कर दिया एन पी चार्ट में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी कैसी हैं, इस सारे पॉइंट्स के अंडर में आ रही हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वजह से द प्रोसेस इज अंडर द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। इसी तरीके से जो मैंने स्टैंडर्ड अभी आपको बताया वो एक क्वेश्चन बता दिया, तो ये हमारे फॉर्मूले इस्तेमाल हुई थी। सी एल हमारा ये होता है, यू सी एल हमारा ये होता है एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार, क्लियर है। एल सी एल हमारा ये होता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे पी बार क्या आया था, समीशन एन पी अपॉन समीशन एन, ये तो हो गया एन पी चार्ट के लिए। अगर पी चार्ट पूछा जा रहा है तो पी चार्ट में पी जो निकलेगा वो आपको निकलेगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल फाउंड इन एनी इंस्पेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, पी बार। और ये क्यों निकलवाया, क्योंकि सी एल इसमें जो आता है वो पी बार आता है, उसमें कितना आ रहा है सी एल एन पी बार आ रहा है, ठीक है। और यू सी एल पी बार बस एन हट गया है, बाकी सबसे में तो पी बार प्लस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन, क्लियर है। बस इतना क्वांटिटी आ रही है यू सी एल के लिए, यही आ रही है एल सी एल के लिए। अब अगर कंट्रोल, ये तो गया हमारे दो चार्ट, कंट्रोल लिमिट फॉर पी चार्ट, कंट्रोल लिमिट फॉर एन पी चार्ट। अब आया कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट, ये और देख लो इसके लिए वैल्यू क्या रहती है, इसमें भी वैल्यू रहती है अंडर रूट सी बार, वो सॉरी ये वाली सी एल की वैल्यू कितनी हो गई सी बार, अपर कंट्रोल लिमिट या अपर सेंट्रल लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, और इसके लिए सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार। अब सी बार क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ऑल द सैंपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, क्लियर है। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप। अब दो क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार एंड द आर चार्ट इफ द समीशन एक्स बार आपको दिया हुआ है, समीशन आर दिया हुआ है। तो समीशन एक्स बार दिया हुआ है मतलब एक्स बार का सम दिया हुआ है, डिवाइड करूँगा अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डबल बार मिल जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो समीशन एक्स बार ये दिया हुआ है, चलो अभी कोई बात नहीं आगे बढ़ने दो, क्योंकि हमें कंट्रोल लिमिट निकालनी है एस बार की, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि पहले समीशन एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। तो समीशन एक्स बार दिया हुआ है तो डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप से कितने हैं, सब ग्रुप कितने हैं 20, तो डिवाइड करूँगा 20 से तो आंसर आ जाएगा एक्स डबल बार का, ये बेसिकली एक्स डबल बार हुआ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 17.875, क्लियर है। सिमिलरली आर बार क्या हो जाएगा, समीशन आर डिवाइड बाई एन, क्लियर है। तो यहाँ आर बार आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, इट इज़ गिवन दैट A2 D3 D4 D2 ये सब दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी, ठीक है। तो यूज जब आप इसमें क्या निकालेंगे, पहले सी एल निकालेंगे, तो सी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, सी एल की वैल्यू थी एक्स बार बार, वो तो ये हो गई। यू सी एल की वैल्यू एक्स बार बार प्लस A2 आर बार, यहाँ से आप वो निकाल लेंगे। एल सी एल की वैल्यू एक्स बार के लिए ये आ जाएगी, यू सी एल की वैल्यू आर चार्ट के लिए D4 आर बार, और एल सी एल की वैल्यू D3 आर बार होती है, ये निकाल लेंगे, क्लियर है। अब प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 6 सिग्मा, क्लियर है। तो ये सिग्मा कैसे निकलता है, आर बार डिवाइड बाई D2 से, आर बार डिवाइड बाई D2 से क्या आया सिग्मा, और प्रोसेस की कैपेबिलिटी आती है 6 इंटू सिग्मा से, ठीक है। तो 6 इंटू सिग्मा से आपने क्या निकाल दी, प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकाल दी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 0.1537 तो कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट फॉर दैट द सब ग्रुप साइज इज 2000। अब क्या है एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, मतलब एन पी चार्ट की बात हो रही है, उसमें क्या लेते हैं पी बार, तो एन पी एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी बार कितना है 0.1537, सब ग्रुप साइज का कितना हुआ है 2000, तो सी एल कितने आ गई एन पी बार, तो यहाँ से आपने ये सी एल निकाल दी, यू सी एल एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार आपको पता है, एन पता है, इन सब की वैल्यू पुट करके आप यहाँ यू सी एल निकालेंगे, सिमिलरली एल सी एल निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंट्रोल चार्ट वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो हमने टेस्ट करे, अनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काइस्कर टेस्ट, इन सारे टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इनमें कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इसके लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।